नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज बीसी। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी का बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो पूरा जो अर्थ है और इसका जो पूरा लैंड फॉर्म है ये लगभग 4600 मिलियंस ईयर ओल्ड का है। अर्थ कहने का मतलब 4600 मिलियंस ईयर का मतलब हो गया 4.6 अरब साल पुराना, मतलब कि 460 करोड़ साल पुराना ये पूरा अर्थ का लैंड मास है। ये बहुत सारे अंडरगोन गया है, मतलब कि बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं। अगर शुरुआत से देखा जाए और अभी तक, तो जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उससे लेकर अभी तक जितने भी लैंड मासेस हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मेनली जो चेंज हुए इंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा है, जैसे कि इंटरनल से जो ज्वालामुखी निकलती है उसको इंडोजेनिक फोर्स में गिनेंगे, और एक्सोजेनिक फोर्स जैसे कि इरोजन हो गया, रिवर्स के द्वारा, विंड के द्वारा जो इरोजन होता है वो सब एक्सोजेनिक फोर्सेस में है। तो इस तरह से सारे लैंड फॉर्म जो पूरे अर्थ का लैंड मास है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सब पूरी तरह से समतल नहीं है, कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पे रिवर वैली है, बहुत सारे तरह का फिजिकल फीचर्स है। तो ये सब चेंजेस धीरे धीरे आए हैं पूरे अर्थ पे। तो अभी हम लोग अपने इंडिया पे फोकस करेंगे। तो इंडिया जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट पे स्थित है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट का अगर आप लोकेशन देखें तो इस तरह का लोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, इस तरह का ये लोकेशन है। पूरा इंडिया पूरा और जो ऑस्ट्रेलिया है ये पूरा दोनों एक ही सिंगल प्लेट पे है। तो और जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब इनका पहले तो ये गोंडवाना लैंड के पार्ट थे और फिर इंडिया का जो मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ हुआ, ये पहले इस साइड सदर्न पार्ट में यहाँ पे थे, दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, साथ साथ अंटार्कटिका, अफ्रीका ये सब जुड़ा हुआ था। तो इसमें नॉर्थ वन साइड में इंडिया का मूवमेंट हुआ और ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम इंडिया का फोकस कर रहे हैं। जब इंडिया नॉर्थ की तरफ ये ट्रैवल कर रहा था तो उस समय हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जब ये जाके यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो उस समय हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं इंडिया के नॉर्दर्न साइड में पूरा हिमालय रेंज बन गया। इस तरह का देख सकते हैं कि ये मान के चल रहे थे आप, इंडियन प्लेट है ये वाला धीरे धीरे, और इधर से यूरेशियन प्लेट है जो कि इससे जब टकराया तो इंडियन प्लेट अंडरगोज हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। पहले यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी भी थी, उसका अब तो ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन अब कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे पूरा से फोल्डेड माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग हिमालयन रेंज के नाम से जानते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को जियोलॉजिकल डिवीजन अगर इंडिया का देखते हैं तो 3 भागों में बांटा गया है जियोलॉजी के हिसाब से। तो सबसे पहला भाग है पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा भाग है हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और तीसरा भाग हो गया इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन का मतलब हो गया, इंडो से हो गया इंडस नदी, गंगा से हो गया गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्रा से हो गया ब्रह्मपुत्रा नदी। तीनों का जो प्लेन हो गया, इस रिवर जो बेसिन में जितने जो प्लेन है नॉर्दर्न साइड में इंडिया के, तो वो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वाला जो पार्ट है हिमालयन अदर पेनिनसुलर माउंटेन, तो हिमालय का जो पूरा रेंज माउंटेन है तो ये सारा इसमें आ जाता है। और पेनिनसुलर भाग जो इंडिया का जो सदर्न ट्रायंगुलर पार्ट है तो वो पेनिनसुलर ब्लॉक में आ जाता है। और ये रैंकिंग भी जो है, तो पहले पेनिनसुलर ब्लॉक है तो सबसे पुराना ये, सबसे पहले फॉर्मेशन ये हुआ था, सबसे पुराना ये है। उसके बाद फॉर्मेशन हुआ हिमालयन अदर माउंटेन्स का, तो ये रैंक 2 पे आ जाता है, मतलब कि सबसे पुराना हो गया पेनिनसुलर ब्लॉक, उसके बाद हो गया हिमालय, और उसके बाद नंबर आता है जो प्लेन है रिवर्स प्लेन हो गया, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो प्लेन हो गया, तो इस प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले इसी रैंक के हिसाब से भी ये दिया हुआ है। अब एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा मैप देख सकते हैं, इंडिया का मैप हो गया। तो इसमें पेनिनसुलर पार्ट, ये जो सदर्न पार्ट पीला वाला जो आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट हो गया यहाँ तक पूरा, इधर चारों ओर तो बाकी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया पेनिनसुलर पार्ट, ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हिमालय वाला पार्ट देखेंगे तो इधर पूरा जो रेंज है किरथार रेंज और ये सब पाकिस्तान में पड़ जाएगा, और इधर पूरा हिमालय रेंज और इधर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, ये पूरा आ जाता है हिमालयन रेंज के अंतर्गत। तो ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। सबसे पहले पेनिनसुलर पार्ट का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद हिमालयन रेंज वाला फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंडस नदी का प्लेन, यहाँ पे गंगा रिवर का और उसकी जो सहायक नदी उनका प्लेन, और इधर ब्रह्मपुत्रा रिवर का प्लेन। ये तीनों मिलाकर इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन के नाम से जाना जाता है, ये ऑरेंज वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट। तो इन तीनों में सबसे नया पार्ट यही वाला है जो ऑरेंज वाला है। तो ये तीनों सबसे लास्ट में इसका फॉर्मेशन हुआ था।
अब एक एक करके देखते हैं। तो पेनिनसुलर ब्लॉक की सबसे पहले बात करते हैं। तो पेनिनसुलर ब्लॉक के अगर हम लोग बाउंड्रीज की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो वाला पार्ट है ये पेनिनसुलर पार्ट है। तो इसके हम लोग अब बाउंड्रीज देखेंगे। तो ये वाली मैप एनसीईआरटी में दी हुई, तो मैंने इसी मैप को लेके चल रहा हूँ। तो आपको समझने में, अगर आप बुक खोल के रखे हैं तो आपको बुक से समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो बाउंड्रीज देखते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक की। काठियावाड़ पेनिनसुला के नाम से जाता है और यही कच्छ वाला हो गया इलाका, रन ऑफ कच्छ और ये वाला कच्छ। यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होती है, यहाँ से आगे बढ़ेगी बाउंड्री और यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पे पड़ जाएगा पूरा अरावली रेंज। अरावली रेंज का वेस्टर्न फ्लैंक होते हुए और यहाँ पे अप टू दिल्ली तक, दिल्ली रीच के नाम से जाना जाता है, तो अप टू दिल्ली तक ये पूरा इरेगुलर लाइन पे यहाँ पे चलेगी और फिर वेस्टर्न फ्लैंक मतलब कि अरावली रेंज से होते हुए ये दिल्ली तक जाएगी। ये वाला बाउंड्री हो गई, ये वेस्टर्न साइड की बाउंड्री। अब उसके बाद बात करेंगे आगे, यहाँ से जब बढ़ती है तो यमुना गंगा का जो प्लेन है इसके पैरेलल में चलेगा, ठीक है, अप टू राजमहल हिल्स। और यहाँ पे देखिए ये वाला बाउंड्री चलेगा ऐसे, और ये छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके टिप पे यहाँ पे है राजमहल हिल्स। तो यहाँ तक जाएगी इसकी बाउंड्री, दिल्ली से होते हुए ये पूरा रिवर्स के पैरेलल्स होते हुए यहाँ तक इसकी बाउंड्री जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गंगा डेल्टा तक यहाँ इसकी बाउंड्री आ जाएगी। ये गंगा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है, तो यहाँ पे इसकी बाउंड्री आ जाएगी। तो ये पूरी इसकी बाउंड्री हो गई, ट्रायंगुलर शेप ऊपर में हो गया और इसके नीचे जो जितना पूरा पार्ट देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक में आ जाता है। इसके साथ सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं, इसके साथ थोड़ा सा और भी पार्ट है जो कि इसमें आ जाता है, अदर पार्ट्स भी है, जैसे कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू ये आसाम में थोड़ा सा पड़ जाता है यहाँ पे, और मेघालय प्लेट्यू यहाँ पे गारो, खासी एंड जैंतिया हिल, ये जो है यहाँ एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग और गारो, खासी, जैंतिया, ये भी कभी इसी पार्ट का पार्ट हुआ करता है, लेकिन अभी ये यहाँ पे बीच में डिप्रेशन हो गया और यहाँ पे अलग हो गए, तो लेकिन ये भी इसी का पार्ट माना जाता है। इसके साथ साथ जो डेजर्ट वाला जो पार्ट है, इसके जो इंटीरियर में मतलब इसके जो बेडरॉक है वो भी इसी का एक्सटेंशन माना जाता है, पेनिनसुलर ब्लॉक का ही एक्सटेंशन माना जाता है। अभी ऊपर में डेजर्ट है लेकिन इसका जो बेडरॉक है, जो नीचे का जो रॉक सिस्टम्स है, वो इसी का पार्ट है। तो राजस्थान का जो डेजर्ट वाला जो पार्ट है तो वो भी इसी का एक्सटेंशन कहा जा सकता है। वहीं बात करें पेनिनसुलर ब्लॉक में तो किस तरह का रॉक से बना हुआ है, तो ये जेनेसिस और ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। बहुत ही इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक ये सब रॉक से बना हुआ है। मिनरल रिच होते हैं ये सब रॉक और बहुत ही हार्ड होते हैं। और ये पूरा जो रॉक सिस्टम है, पूरा जो लैंड मास है यहाँ जो पेनिनसुलर ब्लॉक वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा ही स्टेबल मास है, मतलब कि पूरा स्टेबल ब्लॉक है। ज़्यादा यहाँ पे कोई भूकंप ये सब नहीं आती है, लेकिन पूरा स्टेबल होने के बाद भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है। जब इसका जब फॉर्मेशन, जब ये नॉर्थवर्ड साइड मूव कर रहा था, जैसे मैंने बताया, जब हिमालय फॉर्मेशन होता तो कहीं कहीं कुछ कुछ फॉल्टें आई थी, जैसे कि जो वेस्टर्न, जो इसका जो वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट वाला, तो यहाँ पे ये सबमर्ज्ड है। ये जो वेस्टर्न कोस्ट इसका सबमर्ज वाला पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नर्मदा ताप्ती वैली जो है, यहाँ पे ये वाला जो वैली देख रहे हैं ये रिफ्ट वैली है, तो यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हो गया था। इसके साथ साथ महानदी वाला जो वैली है ये भी रिफ्ट वैली में था। नर्मदा ताप्ती वैली रिफ्ट वैली में आ गया और यहाँ पे महानदी वाला जो है वो भी रिफ्ट वैली में आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में आप सतपुरा रेंज है, तो ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है, मतलब कि दो रिफ्ट वैली के बीच का जो माउंटेन होता है उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो यहाँ पे सतपुरा रेंज भी एक ब्लॉक माउंटेन, तो थोड़ा बहुत फॉल्ट है यहाँ पे, लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये पूरा एक स्टेबल लैंड मास है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात करें तो यहाँ पे कुछ रेसिडुअल माउंटेन मिलते हैं। रेसिडुअल माउंटेन का मतलब हो गया कि कभी बहुत ज़्यादा हाइट की ये सब पहाड़ें थी, अब इनका फॉर्मेशन होना, मतलब इनका ग्रोथ होना वो रुक गया। अब उसके बाद धीरे धीरे जो इरोजन के कारण, डेनुडेशन के कारण वो धीरे धीरे वो उसकी जो इरोजन होते जा रही है वो धीरे धीरे वो घिसते जा रहा है, तो वो रेसिडुअल में पार्ट में माउंटेन के रूप में उसको जाना जाता है कि अब वो बचे हुए माउंटेन है। अब जैसे हिमालय की बात करें तो उसका फॉर्मेशन अभी भी हो रहा है, अभी भी जो पूरा इंडियन प्लेट है वो नॉर्दर्न साइड मूव कर रही है और हिमालय का जो हाइट है वो बढ़ते जा रहा है। हर साल कुछ सेंटीमीटर ये हाइट बढ़ती है, लेकिन इरोजन के कारण जो नदियाँ इरोड करके जो मिट्टी ले जाती है तो उसके कारण थोड़ा कम होता है, लेकिन जो फॉर्मेशन होते जा रहा है इसके कारण इसकी हाइट बढ़ते जा रही है। लेकिन ये जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है यहाँ पे अब कोई फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है पहाड़ का, लेकिन इरोजन तो होते जा रही है। तो इरोजन के कारण इसकी जो रेसिडुअल जो बचे कुचे जो पहाड़ है तो वो सब पहाड़ है। कभी किसी जमाने में ये बहुत ही हाई रेंज के पहाड़ होते थे, लेकिन अब ये रेसिडुअल माउंटेन के रूप में, जैसे कि इसमें बात करें तो अरावली रेंज, नल्ला मल्ला हिल्स, जवादेई हिल्स, वेरीकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी हिल्स, तो ये सब हिल्स इसमें आ जाते हैं जो कि
रेसिडुअल माउंटेन के रूप में जाने जाते हैं। तो एक बार अब इसका लोकेशन देख ले। तो अरावली हिल्स का अगर बात करें तो आप राजस्थान में देख सकते हैं, यहाँ पे ये अरावली है और इसका बॉर्डर भी पड़ जाता है पेनिनसुलर ब्लॉक का। बाकी सब हिल्स को हम लोग एक बड़े मैप में देखते हैं तो वहाँ पे क्लियर से समझ में आए। तो यहाँ पे हो गया पूरा बड़ा मैप। तो अब देखिए यहाँ पे अरावली रेंज को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो राजस्थान वाला पार्ट में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पूरा अरावली रेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये भी रेसिडुअल माउंटेन में आता है। कहा जाता है कि किसी जमाने में ये हिमालय से भी ऊंचा था, लेकिन अब ये इरोड हो के अब काफ़ी कम इसकी हाइट बची है। अब बात करते हैं साउथ में। अगर हम चलते हैं साउथ इंडिया में तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जवादेई हिल्स। ये देख सकते हैं, ये जवादेई हिल्स, ये हो गया रेसिडुअल माउंटेन। उसके ऊपर अगर थोड़ा और नॉर्थ में जाएंगे तो पालकोंडा रेंज यहाँ पे देख सकते हैं। उसके ऊपर और जाएंगे तो नल्ला मल्ला रेंज यहाँ पे देख सकते हैं। उसका और थोड़ा उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो उड़ीसा कोस्ट में हमको यहाँ पे मिलेगा महेंद्रगिरी हिल्स। तो यहाँ पे हमने सारे रेसिडुअल माउंटेन भी करा दिए। तो रेसिडुअल माउंटेन से भी क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इंडिया में कौन कौन से ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि रेसिडुअल माउंटेन कौन कौन से हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। तो नल्ला मल्ला हो गया, पालकोंडा हो गया, जावेदी हिल्स हो गया, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो महेंद्रगिरी हो गया, अरावली रेंज हो गया। तो ये सब रेसिडुअल माउंटेन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेसिडुअल माउंटेन खत्म कर लिया पेनिनसुलर ब्लॉक का। अब आगे देखते हैं तो दूसरा जियोलॉजी के हिसाब से जो दूसरा डिवीजन था हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जहां तक हम लोग जान रहे थे पेनिनसुलर ब्लॉक तो बहुत ही रिजिड और हार्ड ब्लॉक था। ये रिजिड हार्ड ब्लॉक नहीं है हिमालयन, ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ, क्योंकि अभी यंग है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ, अनकंसोलिडेटेड है, मतलब वीक है और फ्लेक्सिबल है। बहुत सारे यहाँ पे लैंडस्लाइड बात बात पे आती रहती है, बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। टेक्टोनिक ओरिजिन है सबसे बड़ा बात। तो टेक्टोनिक प्लेट जो इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से जो टकराया, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये पूरा इसका फॉर्मेशन हुआ है। और जो ये जो पूरा माउंटेन रेंजेज है तो ये डाइसेक्टेड है बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है, अनगिनत रिवर्स हैं, और इसके जो रिवर्स के फ्लो के कारण ये पूरा वैली जो है कटा फटा है, मतलब कि इसमें से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं। तो इरोजन के कारण, जो रिवर के इरोजन के कारण जो वैलीज और जॉर्जेज ये सब बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ है। तो और यहाँ पे लैंडफॉर्म भी तरह तरह के मिलेंगे, जैसे वी शेप वैली। जो रिवर का फास्ट इरोजन होगा तो वी शेप वैली का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से देख सकते हैं वी शेप का वैली रहेगा पूरा, और यहाँ से रिवर बीच से फ्लो होती रहेगी। और देखेंगे तो जॉर्जेस हो गया। जॉर्जेस होगा कि बहुत ही स्टिप स्लोप का अगर रिवर है, बहुत दो हाई माउंटेन बहुत अगल बगल रहे और बीच में रिवर फ्लो होते रहे, तो उस तरह का जॉर्जेस कहा जाता है। रैपिड्स हो गया, वाटरफॉल्स, ये सारे चीज हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो हिमालय वाला फॉर्मेशन जब हुआ उसके बाद जो इधर बीच का जो पार्ट बच गया, और इधर पेनिनसुलर पार्ट है, इसके जो नॉर्दर्न साइड, और हिमालय फॉर्मेशन के इसके सदर्न साइड। तो बीच में क्या हुआ कि बहुत सारी नदियां, जब ये बन रहा था तो क्या हुआ कि यहाँ पे जीव सिंक्लाइन हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे एक गड्ढे के जैसा हो गया। पहले यहाँ पे 33 सी था, तो अब गड्ढे के जैसा बच गया था। और इस गड्ढे में बहुत सारी रिवर जो पेनिनसुलर पार्ट से और हिमालयन पार्ट से दोनों तरफ से आके इसमें गिरी, और गिरने के कारण बहुत सारा सेडिमेंट को इसमें जमा किए। तो ये सब बात हो रही है जो हिमालय का थर्ड फेज का फॉर्मेशन हो रहा था 64 में, 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। तो इसमें सेडिमेंट्स भरते गए, भरते, और ये पूरा जो अभी का जो फॉर्मेशन है प्लेन का फॉर्मेशन, रिवर प्लेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। और इसकी जो एवरेज डेप्थ अगर बात की जाए तो 1 से 2 किलोमीटर इसकी एवरेज डेप्थ है, मतलब गहराई है। और ये जो मिट्टी जो लाई गई, मतलब कि बालू और मिट्टी और ग्रेवल्स, सैंड्स, ये सब जो लाए गए हिमालय के द्वारा, जो नदियाँ फ्लो होके आई और जो पेनिनसुलर पार्ट के तरफ से जो फ्लो हो गए, तो दोनों के द्वारा इसमें भरी गई है। तो यहाँ पे हो गया ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब यहाँ पे हम लोगों ने तीनों जो जियोलॉजिकल डिवीजन था, पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयन अदर पेनिनसुलर माउंटेन और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, तो ये तीनों हम लोग यहाँ पे खत्म कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे फिजियोग्राफी का। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का अगर बात करें तो फिजियोग्राफी का पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। तो फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज ए आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो फिजियोग्राफी का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कोई एक एरिया है, उस एरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका पूरा प्रोसेस क्या था, और वो कैसे किस स्टेज में उसका धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ, इस पूरे चीज़ों को फिजियोग्राफी कहते हैं। जैसे कि कहाँ पे कहीं एक लैंडमास है, वहाँ पे पूरा रेगिस्तान है, मान लेते हैं पूरा बालू है, तो ये बालू पूरा आया कहाँ से, कैसे इसका पूरा फॉर्मेशन हुआ, अभी इसका क्या सिचुएशन है, पूरा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैसा था, इस पूरे चीज़ों को हम कहेंगे फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन।
ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। अब हम बात करें कि जैसे कि नॉर्दर्न साइड का अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्दर्न में देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि माउंटेन रेंजेस है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, ब्यूटीफुल वैलीज है। तो ये सब जैसे पहले फिगर में आप देख सकते हैं, तो ये वैलीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैसे कैसे आया, तो ये सब चीज़ का अगर हम लोग यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे फिजियोग्राफी ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, इस तरह से कह सकते हैं। उस तरह अगर हम साउथ का अगर बात करें तो वहाँ पे स्टेबल लैंड मास है, प्लेट्यू रीजन है, तो उसका कैसे हुआ, डायसेक्टेड प्लेट्यू है, वहाँ पे रॉक का है जो वो इरोजन हो चुका है, स्टेबल लैंड मास है, तो उसका पूरा को इसी टर्म को हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं। और वही अगर बात करें प्लेन्स का, तो प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पूरे इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया का पूरा फिजियोलॉजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें तो 6 भागों में बांटा गया। तो पहले एक बार हम नाम पढ़ देते हैं तो फिर उसका हम समझ में आएगा, उसका लोकेशन देख लेंगे। तो पहला डिवीजन हो गया द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। दूसरा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा हो गया द पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा हो गया द इंडियन डेजर्ट, और पांचवा हो गया कोस्टल प्लेन, और छठा हो गया द आइलैंड। जितने आइलैंड्स हैं इंडिया के वो सब भी इसमें इंक्लूड कर ली जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि किसका किसका कहाँ लोकेशन है। तो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन का अगर हम लोग बात करें तो ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा जो हिमालयन रेंज वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा जम्मू कश्मीर से लेते हुए हिमाचल उत्तराखंड होते हुए, तो ये नेपाल वाला पार्ट में भी आ जाता है, लेकिन चूंकि नेपाल तो इंडिया का हिस्सा नहीं है तो वो हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे सिक्किम और वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न जितने जो स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये सब स्टेट्स में भी हिमालय का है। तो ये पूरा जो स्टडी एक साथ हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। तो यहाँ पे जो पार्ट हो गया नॉर्दर्न माउंटेन का पार्ट हो गया ये वाला हिमालयन वाला पार्ट, और जो यहाँ पे जो पार्ट हो गया ये वाला, इसको नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के नाम से जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन का। तो नॉर्दर्न प्लेन का अगर इंडिया की बात करें तो इंडस नदी का तो ज़्यादा नहीं, लेकिन रावी, व्यास, सतलज ये सब का प्लेन हो गया। उसके बाद पूरा गंगा का प्लेन हो गया, बीच में आप देखो हरा वाला देख सकते हैं, तो गंगा वाला, गंगा, यमुना और भी बहुत सारी चंबल उम्बल नदी हो गई। फिर यहाँ पे सोन नदी हो गई और भी बहुत सारी नदी है, तो ये सब का प्लेन हो गया इधर में। फिर यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, तो उसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग इंडिया का स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर असम में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली हो गया, बराक रिवर हो गया, तो वो सब का जो प्लेन हो गया वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी 2-3 पार्ट है। तो डक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट हो गया पूरा, तो ये जो ऑरेंज वाला कलर का देख रहे हैं तो ये पूरा इसमें प्लेट्यू रीजन है, तो इसमें भी कुछ कुछ हिल्स भी हैं, तो वो सबको हम लोग इसमें देखेंगे एक करके। उसका चौथा पार्ट हो गया इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो मरुस्थली वाला जो पार्ट हो गया राजस्थान वाला, वेस्टर्न राजस्थान वाला, तो वो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। उसके बाद बात करें कोस्टल प्लेट। तो डक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में और डक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड, दोनों साइड में कुछ कोस्टल प्लेन्स हैं, तो वहाँ पे खेती के लिए बहुत अच्छी ज़मीन है। तो वो सब चीज़ को भी हम लोग एक कोस्टल प्लेन्स के रूप में अलग से देखेंगे जो डिवीज़न है। और उसके बाद कुछ आइलैंड्स हैं जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, तो उसको हम लोग अलग से इसमें बात करेंगे, जो छठा फिजियोग्राफी डिवीज़न हो गया इंडिया का, तो वो सब आइलैंड्स में आ जाएंगे। अब एनसीईआरटी वाले मैप में भी हम लोग देख लेते हैं फिजियोग्राफी का डिवीजन कैसे किया है। तो उसी तरह से नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन का आप देख सकते हैं, ये थोड़ा डार्क में किया हुआ है, तो ये सब आ जाएगा नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें नॉर्दर्न प्लेन का, तो अभी आपने देख ही लिया, तो ये वाला पूरा पार्ट जो लिखा है ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन में आ जाएगा। उसका पेनिनसुलर प्लाट का बात करें तो ये पूरा जो पेनिनसुलर प्लाट है, कोस्टल पार्ट हल्का सा छोड़ के ये वाला पूरा पार्ट पेनिनसुलर में आ जाएगा। और वहीं अगर बात करें इंडियन डेजर्ट की, तो राजस्थान वाला जो पार्ट है यहाँ पे, तो ये वेस्टर्न राजस्थान वाला, तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट लिखा भी है, तो ये वेस्टर्न डेजर्ट वाला इंडियन डेजर्ट वाला पार्ट में भी हो जाएगा। और कोस्टल प्लेन की बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है, तो वो कोस्टल वाला पार्ट हो गया। और फिर आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड। तो एक बार आप आराम से इस मैप को पढ़ लीजिएगा तो देखने पे आपको समझ में आए, कोई भी चीज़ इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे चीज़ खाली मैप देखिएगा तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न माउंटेन के बारे में। तो ये पूरा जो है ये हिमालयन रेंज और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जो पूरा यहाँ पे हिमालयन रेंज आप देख सकते हैं, ये पूरा हो गया हिमालयन रेंज और नॉर्थ ईस्टर्न रेंज, ये पूरा इसमें आ जाता है। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रेंजेस के, तो कौन कौन से इसमें रेंज है, तो ग्रेटर हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयन रेंज और शिवालिक रेंज, 3 पैरेलल रेंजेस इसमें मेजर और भी हैं, लेकिन 3 मेजर जो पैरेलल रेंजेस है जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। ग्रेटर हिमालय रेंज
इसका नाम हो गया हिमाद्री को हिंदी में बोला जाता है। उसके बाद हो गया लेसर हिमालय रेंज जो कि ग्रेटर हिमालय से हाइट में थोड़ी कम है, उसका नाम हो गया हिमाचल रेंज। और उसका नंबर आता है शिवालिक जो उस लेसर हिमालय से भी कम आता है, उसका नाम बोला जाता है शिवालिक रेंज। तो यहाँ पे 3 पैरेलल रेंज यहाँ पे गुजरेंगे, ग्रेटर हिमालयन रेंज, उसके बाद लेसर हिमालयन रेंज और उसके बाद फिर शिवालिक रेंज। अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा शिवालिक रेंज, उसके बाद हमें मिलेगा लेसर हिमालय जिसको हिमाचली बोला जाता है, और उसके बाद और नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो ग्रेटर हिमालय रेंज जिसको हिमाद्री बोला जाता है। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ में तरफ जा रहे हैं तो हमें किस तरह का रेंज मिलेगा, या फिर हम नॉर्थ से साउथ में आ रहे हैं तो किस तरह का रेंज मिलेगा। तो पैटर्न याद रखना है कि सबसे पहले सबसे नॉर्थ में हो गया ग्रेटर हिमालय, बीच में हो गया लेसर हिमालय, और उसके बाद आता है नंबर शिवालिक का। तो इस तरह से याद करना है इसको, और मैप देख के याद करने पर बड़ा आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे और भी इसके बारे में, तो इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब इसका जो रेंज है उसका डायरेक्शन कैसा है। तो नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट की अगर बात करें, ये जो कश्मीर वाला जो पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, इसके हम अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, ऊपर मैप के अगर ऊपर वाला पार्ट में बात करें तो यहाँ नॉर्थ होता है, ठीक है, और अगर डाउनवर्ड बात करें तो यहाँ पे साउथ होता है, राइट हैंड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड में यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। ये डायरेक्शन होता है पूरा मैप का, किसी भी मैप का ये यूनिवर्सल मान के चला गया है, तो इसी ढंग से हम लोग पूरा स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ये वाला पार्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हिमालयन रेंजेस का डायरेक्शन कैसा है, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन में है। नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, ये वाला कोना देख सकते हैं, ये वाला कोना हो गया ऐसे। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे सारे रेंजेस है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दार्जिलिंग एंड सिक्किम वाला जो रीजन है, ईस्ट वेस्ट रीजन में यहाँ पे। तो दार्जिलिंग और सिक्किम वाला जो रीजन है ये ईस्ट वेस्ट वाला रीजन है, डायरेक्टली ईस्ट वेस्ट में यहाँ पे मिलेंगे। और ये तो पूरा देख ही सकते हैं, इसका पूरा एक्सटेंशन इसी सारे डायरेक्शन इसका इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट में। दार्जिलिंग वाला भी देख ली, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाला भी देख ली। उसका अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ये वाला साउथ वेस्ट ये कोना हो गया, और साउथ वेस्ट है नॉर्थ ईस्ट ये वाला, ऐसे सारे डायरेक्शन इसमें रेंजेस के इस डायरेक्शन में। तो शुरुआत में ऐसे हो गए, फिर ईस्ट वेस्ट, और उसके बाद हो गया साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, और यहाँ पे मिजोरम हो गया। स्टेट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर स्टेट वाला नहीं देखा तो इसके पिछले पार्ट जो चैप्टर 1 था उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिए। तो वहाँ पे सारे स्टेट्स बताया, तो एक बार स्टेट्स ध्यान में होना चाहिए कि किस लोकेशन पे कौन सा स्टेट है, क्योंकि हर मैप में वो स्टेट का लोकेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये फिजिकल मैप है। इसमें पॉलिटिकल वाला स्टेट का मेंशन करेंगे नहीं, तो आपको अंदाज पे पता होना चाहिए कि अभी हम लोग किस स्टेट के आसपास में बात कर रहे हैं। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसका रेंज का डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ रेंज। तो लगभग नॉर्थ और साउथ रेंज में इसका जो भी रेंज है यहाँ पे, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे रेंजेस हैं। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय को, अब इसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। तो ग्रेटर हिमालय रेंज की बात करें तो इसको ही सेंट्रल एक्सिस रेंज कहा जाता है। तो पूरा जो हिमालय रेंज का जो सेंट्रल एक्सिस रेंज है उसको ग्रेटर हिमालय रेंज को ही कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है, तो पूरे जो इसकी जो लेंथ है नामचा बरवा अगर ईस्टर्न साइड में आ जाता है, और जो नंगा पर्वत आ जाता है इसके वेस्टर्न साइड। तो नंगा पर्वत है नामचा बरवा तक अगर इसकी पूरी लेंथ देखा जाए तो 2500 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है, और इसकी चौड़ाई लगभग 160 से 140 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब कि अगर हम ये वाला जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला चौड़ाई का ये बात होगी, और लंबाई ये वाली बात होगी पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और उसके बाद अगर इसके बारे में और भी जाने तो ये फिजिकल बैरियर के रूप में मतलब कि एक तरह से काम करता है। फिजिकल बैरियर का मतलब हो गया कि जो विंड है, विंड को जो साइबेरियन हवा है उसको आने से रोक देता है। उसका मानसून विंड को ही नॉर्दर्न साइड में रोकता है, जिसके कारण पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी बारिश होती है। उसका यहाँ की जो क्लाइमेट है जो पूरा है वो मानसून सिस्टम है, तो पूरा इफेक्ट हिमालय के कारण आता है। ड्रेनेज पे भी फर्क पड़ता है। ड्रेनेज का यहाँ पे मतलब हो गया रिवर बेसिन, तो बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं जो कि नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो होते हैं, तो उसके कारण ये बहुत अच्छा बैरियर के रूप में काम करता है। और रिवर बहुत कोई भी ज़्यादातर रिवर तो नहीं, कुछ एक आध रिवर है जो नॉर्दर्न साइड से साउदर्न साइड में आ जाती है। वैसे जितनी सारी रिवर है जो ओरिजिनेट होकर सारे नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाती हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। उसका कल्चरल डिवाइड का भी काम करता है। मतलब कि अगर हम हिमालय के अगर नॉर्दर्न साइड में चले जाएं तो वहाँ का कल्चर कुछ और ही मिलेगा, और इधर इंडिया का कल्चर कुछ और ही मिलेगा। तो ये सब तरह का हिमालय डिवीज़न करता है।
अब हिमालय का भी डिवीज़न सब डिवीज़न किया गया है, तो पढ़ने में आसानी हो इसलिए इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, तो हम लोग आराम से इसको पढ़ सकें। तो अब सबसे पहले हम लोग नाम देख लेते हैं। तो कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, तो कश्मीर जो नाम जो है इसका स्टेट से ही नाम है, तो अगर आपको स्टेट का लोकेशन पता है तो आराम से इसको आप पकड़ लीजिएगा। तो कश्मीर हिमालय हो गया। उसके बाद हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, जो जम्मू एंड कश्मीर में पूरा हिमालय उसको कश्मीर हिमालय या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के नाम से जानेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो हिमालय पड़ जाता है उसको उत्तराखंड नहीं और हिमाचल हिमालय के नाम से जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, जो दार्जिलिंग मतलब सिक्किम स्टेट में पड़ जाता है, और दार्जिलिंग जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो सिटी है वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ पे भी हिमालय है, तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। उसका अरुणाचल हिमालय, जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है तो अरुणाचल हिमालय। उसका ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन हो गया जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो ईस्टर्न साइड में हम लोग दिखाया था नागालैंड मणिपुर मिजोरम वाला, तो उसको ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पूरा मैप हो गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो जो कश्मीर वाला जो पार्ट है या पूरा देख सकते हैं कश्मीर वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे कश्मीर हिमालय हो गया। उसका यहाँ पे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है तो उत्तराखंड एंड हिमाचल माउंटेन के नाम से जानेंगे। फिर बीच में तो नेपाल हो गया, तो नेपाल हिमालय है यहाँ पे। और हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है, ऊपर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिक्किम, और नीचे में यहाँ पे देखेंगे सदर्न साइड, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का पार्ट है जो कि दार्जिलिंग सिटी पड़ता है। तो ये वाला पार्ट हो गया दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर भूटान पड़ जाता है, तो भूटान हिमालय हो गया। उसका भूटान के ईस्टर्न साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा अरुणाचल हिमालय, जो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय की बात करेंगे तो ईस्टर्न हिमालय में तो जितने स्टेट्स हैं, तो नागा हिल, मिजो हिल, मणिपुर हिल्स, ये सब नाम से स्टेट्स के नाम पे ही यहाँ पे हिल्स हैं। तो नाम बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। तो जैसा जैसा जो स्टेट्स है तो उसी के हिसाब से नाम है। तो स्टेट का नाम याद है तो ये भी नाम याद हो जाएगा बड़ा आराम से। अब एक एक करके सारे जो डिवीज़न है उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पूरा हिमालय को देखें। हिमालय को 5 भागों में बांटा गया, स्टेट के हिसाब से नाम दिया गया है। अब हम एक एक स्टेट का जो हिमालय है उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे सीरीज ऑफ माउंटेन है, 1 2 3 नहीं है कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ऐसा नहीं। यहाँ पे बहुत सारे रेंज है, 6 मेजर रेंज 6 हैं। तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, इसका लोकेशन के साथ देख लेते हैं। तो ये जो मैंने लिस्ट दिया है, शिवालिक, पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये अगर हम लोग साउथ से मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन से अगर नॉर्थ साइड में अगर हम जाएंगे, हिमालय की तरफ जाएंगे, नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, तो सबसे पहले हमें मिलेगा शिवालिक रेंज, उसी रेंज में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी लिखा है शिवालिक रेंज, जो देख रहे हैं यहाँ पे। मैं हाइलाइटर से हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ वरना यहाँ पे और गंदा दिखेगा। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवालिक रेंज हो गया। उसके बाद फिर एक घाटी आ गई, 2 पहाड़ों के बीच की घाटी हो गई, और उसका फिर एक रेंज पड़ेगा यहाँ पे पीर पंजाल रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम भी लिखा हुआ है, ये पीर पंजाल रेंज। उसके बाद आएगा ग्रेटर हिमालय रेंज। ये ग्रेटर हिमालय रेंज ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर और वो चला जाता है अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये सबसे लंबा हो गया यहाँ पे। तो ग्रेटर हिमालय रेंज यहाँ हो गया। इसको भी क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा जास्कर रेंज, ठीक है। उसको भी क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज को भी क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा काराकोरम रेंज, ठीक है। उसके बाद भी मिलता है पामीर नॉट के आगे जाएंगे तो कुनलुन माउंटेन। तो ये तो हमारे इंडिया में है नहीं, तो चाइना में है, तो वो हम स्टडी नहीं करेंगे, तो हम लोग काराकोरम रेंज तक ही देखेंगे। तो एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले शिवालिक रेंज, फिर पीर पंजाल रेंज, फिर ग्रेटर हिमालय रेंज, फिर जास्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम रेंज। तो ये साउथ से अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें ये सारे रेंज लाइन से मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स के बारे में। तो यहाँ पे इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी झेलम एंड चेनाब। इंडस रिवर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो मानसरोवर लेक के आसपास से यहाँ से निकलती है, और ये पूरा फ्लो होते हुए ये इधर पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। यहाँ पे पूरा जम्मू कश्मीर से होते हुए, लद्दाख से होते हुए ये चली जाती है। उसके बाद अगर बात करें झेलम एंड चेनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो रिवर है, ये वाला, ये हो गई झेलम रिवर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं बारचाला पास के आसपास से निकलती है ये वाली रिवर, ये चेनाब रिवर, ठीक है। तो जो पंजाब में जो 5 रिवर और एक इंडस रिवर, तो ये 6 रिवर जो है उसमें से हम 3 रिवर को पकड़े हैं। सबसे पहले हो गया इंडस रिवर, उसके बाद झेलम रिवर, और उसके बाद चेनाब रिवर। इन तीनों का जो जोन हो गया ये पूरा कश्मीर हिमालय में आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद बात करें तो वैली ऑफ कश्मीर, जो फेमस वैली ऑफ कश्मीर है और जो डल झील है, ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में पड़ता है। तो पीर पंजाल रेंज आप देख सकते हैं, ये पीर पंजाल रेंज हो गया, सबसे पहले शिवालिक रेंज, फिर पीर पंजाल रेंज और उसके बाद ग्रेटर हिमालय रेंज। तो पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय रेंज के बीच में ही श्रीनगर पड़ेगा और यहीं पे फेमस डल लेक भी पड़ेगा और वैली ऑफ कश्मीर भी इसी में पड़ेगा। तो ये इसका लोकेशन हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर भी पड़ते हैं। तो जैसे ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर तो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस हाईएस्ट बैटल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, तो इसका लोकेशन यहाँ पे पड़ जाएगा, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पड़ जाएगा। और बाल्तोरो ग्लेशियर भी इसके आसपास यहाँ पे पड़ जाता है, इसमें आपने नहीं दिखाया, यहाँ पे बाल्तोरो ग्लेशियर भी आ जाता है। और इसी जोन में करेवा फॉर्मेशन होता है। करेवा फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि ग्लेशियर जो यहाँ पे है और ग्लेशियर जब आगे बढ़ते हैं तो उसके नीचे का जो इरोडेड लैंड के कारण जो थिक डिपॉजिट हो जाता है ग्लेशियर क्ले का, उसी को कहते हैं करेवा फॉर्मेशन। ये कश्मीर हिमालय में हमें मिलेगा करेवा फॉर्मेशन। और ये जो मिट्टी जो जमती है, ग्लेशियर की जो मिट्टी जमती है, ग्लेशियर के इरोजन से जो मिट्टी जमती है करेवा, वहाँ पे सैफरॉन की, केसर की खेती, जाफरान जिसको लोकल नेम बोला जाता है, वो खेती करने के लिए परफेक्ट होती है वो। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कुछ यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक भी है, जैसे कि डल लेक, वुलर लेक, तो ये सब लेक भी इसी जोन में यहाँ पे पड़ जाएगा। और यहाँ पे कुछ साल्ट वाटर लेक भी है, तो जैसे हो गया पैंगोंग सेक लेक, तो यहाँ पे पैंगोंग लेक का यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे इसका दिया हुआ। तो आधा चाइना में पड़ जाता है, आधा इंडिया में पड़ जाता है। तो ये पैंगोंग सेक लेक हो गया, ये कि साल्ट वाटर लेक है। सो मोरीरी नाम का भी लेक है जो कि इसी के आसपास पड़ता है यहाँ पे, ये भी साल्ट वाटर लेक के नाम से आता है। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक और साल्ट वाटर लेक दोनों तरह के लेक कश्मीर हिमालय में मिलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पासेस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से पासेस हैं। पासेस का मतलब हो गया कि तो पूरा रेंज है, बहुत हाई माउंटेन का रेंज है, लेकिन इसके बीच से जो रास्ता होता है, जो जहाँ पे माउंटेन नहीं है, यहाँ पे कोई गैप है, वहाँ से जो लोगों का आना जाना होता है, या फिर कोई मवेशी भी जाते हैं, या फिर कोई रूट होता है पूरे रेंज को पार करने का, उसी को कहते हैं पासेस। और हिंदी में इसको दर्रा बोला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे दर्रे मिलेंगे क्योंकि बहुत हाई माउंटेन रेंजेस हैं, तो उस दर्रे को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहते हैं करके सारे पासेस को हम लोग देखते हैं। तो बनिहाल पास, तो हम वैसे ही यहाँ पे भी लिखने का तरीका, लिस्टिंग जो है वो उसी हिसाब से की गई है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बनिहाल पास, जो कि पीर पंजाल रेंज में पड़ेगा। तो पीर पंजाल रेंज आप देख सकते हैं, ये वाला पीर पंजाल रेंज हो गया, ये तो शिवालिक रेंज हो गया, उसका पीर पंजाल रेंज। तो यहाँ पे आप इसका लोकेशन देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे पड़ेगा हमारा बनिहाल पास। उसके बाद बात करें जोजिला पास की, तो जोजिला पास यहाँ पे जो एक्स बना हुआ ये है जोजिला पास, ग्रेटर हिमालय रेंज पे पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे बारचाला पास की, तो बारचाला पास ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी ग्रेटर हिमालय पे ही पड़ेगा। और उसके बाद बात करेंगे सिपकिला पास की, तो सिपकिला पास यहाँ पे पड़ेगा, ये भी ग्रेटर हिमालय में पड़ेगा। सिपकिला पास से पास करती है सतलज नदी और बारचाला पास से पास करती है चेनाब रिवर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है। और फिर ये हो गया, और ये जोजिला पास के आसपास से पास करती है झेलम रिवर। और ये सब ग्रेटर हिमालय का पासेस है। और उसके बाद बात करेंगे उसके आगे वाला जो रेंज है जास्कर रेंज, उसमें पास पड़ जाता है फोटुला पास। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, फोटुला पास का ये लोकेशन है। और उसके बाद बात करेंगे खारदुंगला पास की, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो उसका ट्रेड रूट इसी रूट से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख रेंज में हमें मिल जाएगा खारदुंगला पास। ये पूरा एरिया सीनरिक ब्यूटी के लिए और पिक्चरियस लैंडस्केप के लिए बहुत फेमस है। पूरा जो कश्मीर है, तो बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो हर एक मोड़ पे नया नया सीन दिखेगा आपको। माउंटेनियस रीजन है, टूरिस्टिक प्लेस है, लैंडस्केप ऐसा है, पिक्चर लेने लायक है। तो इस तरह का सीनरी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया से भी टूरिस्ट और वर्ल्ड से भी टूरिस्ट इस लोकेशन पे आते हैं। साथ साथ पिलग्रिमेज साइट भी है, मतलब कि बहुत सारे पूजा पाठ का जगह भी है और पिलग्रिम्स भी यहाँ पे आते हैं, जैसे वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ केव हो गया, चारे शरीफ हो गया। तो ये सब का भी लोकेशन इसी जगह पे है, कश्मीर हिमालय में ही आ जाता है। अब एक बात करेंगे झेलम नदी की, तो झेलम नदी इस लोकेशन पे, कश्मीर वाला जो लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे झेलम नदी का लोकेशन हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये काफ़ी यूथफुल स्टेज में रहती है, ठीक है, मतलब कि इसका स्टार्टिंग ही कुछ थोड़ी पीछे से हुआ था और इसी यूथफुल स्टेज में, और इस स्टेज में
मिएंडर्स फॉर्मेशन नहीं होता, जो कर्व करती हैं रिवर, तो ये फॉर्मेशन ज़्यादातर किसी रिवर में नहीं देखा था, लेकिन इसमें देखा जाता है। झेलम रिवर इस लोकेशन पे मिएंडर का फॉर्मेशन करती है, और यही मिएंडर का अगर कहीं से टूट गए और मेन रिवर से कनेक्शन टूट गए तो यहाँ पे ये एक लेक का फॉर्मेशन, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कर जाते हैं। तो इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पे झेलम रिवर का यहाँ पे देखने को मिलता है। सदर्न पार्ट, इस रीजन का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे दून्स मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं, जो रिवर के दो माउंटेन के बीच की जो वैली हो गई, जो जगह हो गई उसको, और ये लॉन्गिट्यूडनल साइड में रहते हैं, तो इसको दून्स बोला जाता है। जैसे कि जम्मू दून, पठानकोट दून, तो यहाँ पे शहर बसते हैं, इस तो फ्लैटलैंड टाइप का होता है, तो यहाँ पे थोड़ा शहर बसते हैं, इसको दून्स बोला जाता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं एक तरह के। अब बात करेंगे हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय की। तो ये हम लोग कश्मीर हिमालय तो देख लिए, अब उसके बाद बात करेंगे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में। तो इसका जो लोकेशन है, रावी रिवर इन द वेस्ट, तो हम लोग देखे थे इंडस रिवर, झेलम रिवर, चनाब रिवर, उसके बाद बात करेंगे रावी रिवर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं रावी रिवर ये हो गई, और उसके बाद यहाँ से निकल के ये पाकिस्तान में चली जाती है, आगे इंडस की ट्रिब्यूटरी है ये। तो ये रिवर का यहाँ पे हम बॉर्डर ले लिए, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, एक रिवर बहती है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच में, काली रिवर, ठीक है, जो कि घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे घाघरा रिवर है, घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये काली रिवर से लेके यहाँ पे रावी रिवर, तो रावी से काली का है या चाहे काली से रावी का है, इस ड्यूरेशन में जितना जो हिमालय पड़ता है उसको हम लोग हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसके बीच में सिर्फ यही दोनों रिवर नहीं, तो रावी रिवर तो फ्लो करती है, इसके साथ साथ ब्यास रिवर हो गई, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रिवर, ये उसका सतलज रिवर हो गई, ये आप देख सकते हैं, यमुना रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई। तो ये सारी रिवर इसी ड्यूरेशन जोन के बीच में आ जाती है, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में आ जाती है। और इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट लोकेशन है, जो इसका नॉर्दर्न वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला जो यहाँ का जो पार्ट हो गया, तो ये सब कोल्ड डेजर्ट के रूप में आ जाता है। और यहाँ पे जो पार्ट हो गया तो लद्दाख वाला पार्ट में ही आ जाता है, लद्दाख की जैसा ही होता है, एक्सटेंशन है उसी का। तो यहाँ वाला जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, तो ये कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें तो ये जो रेंजेस है, यहाँ पे तीनों रेंज, जो तो ग्रेटर हिमालय रेंज, लेसर हिमालय रेंज और शिवालिक रेंज आराम से यहाँ पे दिखती है। यहाँ तीनों रेंज खूब आराम से आप देखेंगे तो आराम से यहाँ पे दिख जाएगी। तो ग्रेटर हिमालय रेंज की बात करें तो ग्रेटर हिमालय रेंज तो है ही, हम लोग देख ही लिया। उसका यहाँ पे जो लेसर हिमालय रेंज है, जहाँ पे काफ़ी सारी सिटीज़ यहाँ पे इनकी बसी हुई है, हिल स्टेशन इसमें बसे हुए हैं, तो उसको हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश हुआ, इसमें धौलाधार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो उत्तराखंड हुआ, यहाँ पे नागतिभा के रूप में नाम से जाना जाता है। वही रेंज है लेसर हिमालय रेंज, लेकिन धौलाधार रेंज के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, और नागतिभा के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। और उसके बाद यहाँ पे अगर सबसे साउथ में चलेंगे तो यहाँ पे हमें शिवालिक रेंज मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा लेसर हिमालय के रेंज के बारे में जान लेते हैं। इसकी अल्टीट्यूड, तो ग्रेटर हिमालय तो हम जानेंगे सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है अगर नॉर्थ से साउथ में जाए तो मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी को हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। तो इसकी जो अल्टीट्यूड है, हाइट है, मतलब वो जो 1000 से 2000 मीटर के ऊंचा है, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में लिखा है। और ये वाला जो लोकेशन है इस पहाड़ के आसपास, जो इस रेंज के आसपास जितने जो लोकेशंस हैं, तो ये जब कॉलोनियल पीरियड था, चल रहा था इंडिया में, जब अंग्रेज थे इंडिया में, तो उस समय उन लोगों ने देखा कि ये वाला जो इसका जो क्लाइमेट है इस रेंज का, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो हिल स्टेशन के लिए और हेल्थ रिसोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा उनके द्वारा इनको लगा कि, तो और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे हिल स्टेशन बनवाए। जैसे कि अगर हिल स्टेशन की बात करें तो धर्मशाला हो गया, मसूरी हो गया, शिमला, कसौनी या फिर कैंटनमेंट टाउन, ये सब देख सकते हैं। तो ये सब हिल स्टेशन वहाँ पे बनवाए अंग्रेजों के द्वारा, जो आज भी बहुत फेमस हिल स्टेशन है। तो सारे हिल स्टेशन लेसर हिमालय पे ही मिलेंगे। और वही इन्होंने हेल्थ रिजॉर्ट भी बनवाया, तो जैसे कि शिमला, मंसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन एंड रानीखेत, तो ये सब हेल्थ रिजॉर्ट भी उन्होंने बनवाए। साथ साथ यहाँ पे दून्स भी मिलेंगे। तो कश्मीर हिमालय में भी देखा था हमने कि दून्स मिले, तो यहाँ पे भी दून्स मिलेंगे, जैसे कि चंडीगढ़ कालका दून्स, फिर नल्लागढ़ दून्स, देहरादून, हरिका दून, कोटा दून, तो ये सब दून्स भी यहाँ पे मिलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है ये, और यहाँ पे सिटीज़ बसने के लिए जगह भी होती है, तो काफ़ी यहाँ पे फ्लैटलैंड टाइप का होता है, तो यहाँ पे सिटीज़ बसती है और इसको दून्स बोला जाता है। और भी बात करें तो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी रहते हैं, तो इसका नाम, ट्राइब्स का नाम है भूतिया ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है।
और ये बुगल्स बोला जाता है। दो एक तरह का ग्रासलैंड होता है, ग्रास होता है जो कि समर ग्रासलैंड होता है। तो समर में ये लोग अपर हाइट पे चले जाते हैं, ये जो बुग्याल ग्रास जो निकलते हैं अपर हाइट पे, तो वहाँ पे अपने मवेशियों को लेकर ये भूतिया ट्राइब्स लोग वहाँ पे समर मंथ में गुजारते हैं। वहाँ पे इनको अच्छा चारा मिल जाता है उनके मवेशियों को, और वापस ये वैली में रिटर्न हो जाते हैं, लोअर वैली में। तो ये माइग्रेशन इनके द्वारा, भूतिया ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। और ये क्योंकि करते हैं कि यहाँ पे ग्रासलैंड जो उगती है तो उनके मवेशियों के लिए बुग्याल ग्रास जो उगता है उसके लिए काफ़ी सुटेबल होता है। इस वैली को वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ ये पिलग्रिमेज साइट भी है, तो पूजा पाठ का भी काफ़ी स्थान है। और जैसे कि आप जान सकते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, तो ये सारे पिलग्रिम्स साइट भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। और साथ साथ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 5 फेमस प्रयाग्स, जो 2 नदियों की जो ज्वाइंट होती है जहाँ पे मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 फेमस प्रयाग्स भी है। जैसे मैं एक नाम बता दे रहा हूँ, रुद्रप्रयाग। बाकी के 4 नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या 5 नाम आप लिखिए उसके क्या कौन कौन से हैं। और डिटेल में तो ये नेक्स्ट चैप्टर में ये बताया गया है कि जब रिवर्स पढ़ेंगे, 2 गंगा रिवर्स, तो वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए कि ये सब का भी लोकेशन इसी जोन में पड़ता है। और आगे आप देखेंगे तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात करेंगे, तो इधर हम देख रहे थे तो नेपाल इधर पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल हो गया ये, और इधर यहाँ पे भूटान हो गया। ठीक है, इसके बीच का जो जंक्शन हो गया, यहाँ पे पड़ेगा हमारा सिक्किम स्टेट। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, ये पूरा सिक्किम स्टेट हो गया। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे दार्जिलिंग पड़ जाएगा। तो ये वाला जो पूरा जोन है इसको दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल हिमालय वेस्ट में हो जाएगा और भूटान हिमालय ईस्ट में हो जाएगा। और इसमें से एक फास्ट फ्लोइंग रिवर तिस्ता रिवर फ्लो करती है, जो कि इसी के बीच से फ्लो होते हुए और ये फिर बांग्लादेश में चली जाती है। और इस जोन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंचनजंगा पीक है। कंचनजंगा पीक इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड का 3rd नंबर का पीक है। तो माउंट एवरेस्ट के बाद काराकोरम हो गया और तीसरा नंबर आ जाता है कंचनजंगा था। तो ये इसी लोकेशन में पड़ता है, ग्रेटर हिमालय पे पड़ता है, और इसका जो लोकेशन है वो यही सिक्किम में पड़ जाता है। और यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं उनका नाम होता है लेप्चा ट्राइब्स। नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं यहाँ पे, जो सिक्किम के जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है यहाँ पे लेप्चा ट्राइब्स के द्वारा इनहेबिटेड है। यहाँ पे लेप्चा ट्राइब्स मिलते हैं। और वहीं अगर सदर्न पार्ट की बात करें, ये जो पूरा इसका जो सदर्न वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे दार्जिलिंग वाला हिस्सा, यहाँ पे नेपालीज, बंगालीज और अदर जो ट्राइबल्स हैं उनका यहाँ पे मिलते हैं। ट्री प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस जगह है, क्योंकि जब ब्रिटिशर थे इंडिया में तो उन्होंने टी का प्लांटेशन करना था। तो ये वाला जो लोकेशन है ये आप देख सकते हैं। तो इस लोकेशन पे काफ़ी सालों भर लगभग बारिश होती रहती है। यहाँ के मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ है ट्री प्लांटेशन के लिए। तो और इसका जो स्लोप है तो वो भी काफ़ी अच्छा है पार्टिकुलर टी प्लांट के लिए। और ऑर्गेनिक कंटेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। बारिश तो यहाँ पे शुरुआत होती है, और यहाँ पे जो विंटर होती है वो माइल्ड विंटर होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ये नहीं कि एकदम बर्फ़ जम गया, उस तरह का भी नहीं। बर्फ़ जमता है ग्रेटर हिमालय पे जमता है, लेकिन लेसर हिमालय शिवालिक वाला जो रेंज है वहाँ पर उतना बर्फ़ नहीं जमता है। तो माइल्ड विंटर होती है और पूरी तरह से सुटेबल होता है चाय की खेती के लिए। तो इस जगह पे चाय की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है। दार्जिलिंग चाय तो आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत फेमस है। उसके बाद यहाँ पे दुआर फॉर्मेशन होता है। जो वेस्टर्न हिमालय वाला जो पार्ट देखे थे हम लोग, जो कश्मीर हिमालय और उत्तराखंड और हिमाचल वाला हिमालय वाला पार्ट देखे थे, तो वहाँ पे हम लोग दून्स फॉर्मेशन देखे थे। यहाँ पे दुआर्स फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि शिवालिक का जो फॉर्मेशन है वो एब्सेंस दिखेगा, शिवालिक का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखेगा, शिवालिक रेंज यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे दुआर फॉर्मेशन होगा तो ये एक तरह का प्लेन लैंड हो जाता है। और जो रिवर्स फ्लो करके आती है जो माउंटेन्स के बाद, तो वहाँ का जो फ्लैटलैंड बचता है उसको द्वार फॉर्मेशन कहते हैं। और ये डिपोजिशन प्लेन होता है जो रिवर्स के द्वारा डिपोजिट की जाती है। और टी गार्डन्स और टी प्लांटेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और बात करें दार्जिलिंग हिमालय को, इसको सीनरी ब्यूटी के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे दार्जिलिंग ट्रेन है, जो ट्रेन चलती है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। कई तरह के रिच फ्लोरा फौना है, ऑर्किड यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। तो ये सब चीज़ के लिए ये दार्जिलिंग हिमालय बहुत फेमस है। और अब बात करेंगे तो भूटान की, अगर ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है उसको अरुणाचल हिमालय के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे 2 जो पीक है जो इम्पोर्टेंट है, एक है कातुंगा पीक और नमचा बड़वा पीक। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट। नमचा बड़वा का यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं। ये ग्रेटर हिमालय का लगभग एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालय जो जा रहा है।
और इसी के बाद से, इसी नामचा वरवा के अराउंड से ये ब्रह्मपुत्र रिवर मूव करके वापस इंडिया में यहाँ पे आ जाती है, जो चाइना से मूव करते हुए जो इधर की ओर जा रही थी इस डायरेक्शन में, और यहाँ से यू टर्न लेते हुए यहाँ पे इंडिया में प्रवेश करती है। फास्ट फ्लोइंग रिवर का ये जगह है, यहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ब्रह्मपुत्रा में आके मिल जाती हैं। यहाँ पे मेन रिवर तो ब्रह्मपुत्रा ही है। और भी रिवर्स की अगर बात करें तो कामेग हो गया, सुबनश्री हो गया, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, ये बहुत सारे रिवर्स है, एग्जाम में पूछते रहता है, तो एक बार नाम ध्यान में रखना है। तो रिवर्स वाला पार्ट में तो हम एक एक सारी रिवर्स को तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये सब एक बार ध्यान रखना है। तो बहुत सारे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स सारी ब्रह्मपुत्रा के यहाँ पे मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। और यहाँ पे जो ट्राइब्स जो बसते हैं, जो लोग बसते हैं, तो डिफरेंट ट्राइब्स हैं। तो अगर हम वेस्ट से, मतलब इस डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जाएं अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे जो ट्राइब्स मिलेंगे तो उसका नाम हो गया मोनपा ट्राइब्स, दाफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागास। तो ये इसी डायरेक्शन में, अगर आप इसको ही याद कर लेते हैं, मोनपा, दाफला, अबोर, मिसमी, नीसी एंड नागास, तो आपको याद भी हो जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो वे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम लोग ट्रैवल करेंगे तो हमें कौन कौन से ट्राइब्स मिलेंगे, तो ये ट्राइब्स हैं, इनका नाम भी उसी हिसाब से है, मतलब लिस्टिंग भी उसी हिसाब से की गई है। और अगर यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं तो वो झूमिंग प्रैक्टिस करती हैं। स्लैश एंड बर्न वाला जो होता है, एक पार्टिकुलर एरिया लिया, वहाँ के सारे जंगल्स को काट दिया और वहाँ पे खेती किए, 2-3 साल खेती किए, फिर एक बार का मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रही तो फिर वो नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह का यहाँ पे फार्मिंग होता है, झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। वही अगर आप बात करें ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन की, तो ये ईस्टर्न वाला पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक अरुणाचल तक तो हम लोग खत्म कर ले, जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने जितने स्टेट हैं उस हिसाब से, स्टेट के हिसाब से नाम है, कुछ अलग भी नाम है, तो अलग अलग हिल्स के यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि पटकाई बुम हो गया, उसके बाद देखेंगे तो नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब नाम से जानते हो। जो जो स्टेट हैं तो उसी हिसाब से इनका नाम हो गया। जैसे मिजो हिल है तो मिजोरम में हो गया, नागा हिल्स नागालैंड में हो गया, मणिपुर हिल्स मणिपुर में हो गया, और पटकाई बुम तो कुछ अरुणाचल प्रदेश, कुछ नागालैंड इस हिस्से में आ जाता है। और अगर साउथ में जाएं तो मिजो हिल्स और लुसाई हिल्स भी मिल जाता है यहाँ पे, जो इसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन भी हमने खत्म कर लिया। और ये जो हिल्स हैं ये काफ़ी लो हिल्स हैं, जो हिमालय के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये उतना हाई हिल्स नहीं है, थोड़े लो हिल्स है। और यहाँ पे भी ढेर सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स रहते हैं जो कि झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। स्लैश एंड बर्न वाला जो प्रैक्टिस होता है वही वाला प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ की जो अगर मेन रिवर हो, ब्रह्मपुत्रा रिवर तो हो ही गई मेन, लेकिन इस साइड में, इस जोन की अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बराक रिवर फ्लो करती है, जो कि मिजोरम और मणिपुर की इंपॉर्टेंट नदी है, बराक रिवर। तो इसके बाद यहाँ से ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये बराक रिवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। और वहीं पे अगर बात करें लोकताल लेक का, तो एक अलग टाइप का फीचर्स है। यहाँ पे एक लोकताल लेक मिलता है मणिपुर में, मणिपुर स्टेट के सेंटर में है। यहाँ पे जो मणिपुर स्टेट हो गया, यहाँ पे इसके सेंटर में आपको मिलेगा। अब लोकताल लेक की खासियत ये है कि बीच में लेक है और चारों तरफ इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है, ऐसा लेक और कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। वहीं अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे मोलासेस बेसिन मिलता है। सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट रहेगा, सॉफ्ट मिट्टी की बनी हुई जो मोलासेस बेसिन है, तो यहाँ पे मिजोरम में मोलासेस बेसिन मिलेगा। तो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि मोलासेस बेसिन कहाँ पे मिलेगा, करेवा फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, लोकताल लेक किस स्टेट में है। तो ये सब है, एक टर्म के रूप में याद कर सकते हैं, ज़्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि मिजोरम में पूछ दिया तो कौन सा बेसिन है, तो मोलासेस बेसिन है यहाँ पे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट इसका खत्म कर लिया, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को, ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखने जाएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स को। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पूरा प्लेन्स है, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, आप लोकेशन तो देख ही चुके हैं। ये वाला इंडस रिवर हो गई, ठीक है। उसके बाद इस इंडस रिवर ही सिर्फ नहीं, इंडस रिवर की सारी सहायक नदी से मिलके जो पूरा प्लेन बना ये। उसका गंगा रिवर, ये आप देख सकते हैं, गंगा ही रिवर नहीं, और गंगा रिवर के साथ जितने इसकी सहायक नदी, ये पूरा मिला के, और इधर ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज है उनको मिला के, तो ये पूरा मिलके बनता है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये नदियों के द्वारा जो डिपॉजिट किया गया है, मिट्टी, सैंड, क्ले, तो ये सब के द्वारा डिपॉजिट करके यहाँ पे ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है।
पूरी अगर लेंथ की बात करें तो 3200 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट इसकी पूरी लेंथ है, 3200 किलोमीटर इसकी। और अगर विड्थ की बात करें, जो चौड़ाई है इसकी, जो चौड़ाई आप जब देख रहे हैं, कहीं तो प्रॉपर से बराबर चौड़ाई नहीं है, लेकिन कहीं कम ज़्यादा है, लेकिन एवरेज में अगर देखा जाए तो 150 से 300 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। अगर हम नॉर्थ से साउथ में अगर बात करें तो नॉर्थ में तो हिमालयन रेंज हो गया, शिवालिक रेंज यहाँ पे पड़ेगा, और उसके बाद साउथ में अगर आए तो हमको सबसे पहले मिलेगा भाभड़, एक तरह का लैंड फीचर है, अभी आगे आएगा डिटेल बताएंगे, पहले नाम जान लीजिए। भाबर हो गया, उसका तराई हो गया, फिर अलुविया प्लेन मिलेगा, एकदम प्लेन लैंड जहाँ पे खेती होती है, और वह दो टाइप की होती है, खादर और भांगड़। तो यहाँ पे 4 मेन फीचर मिल जाएंगे, भाबर, तेराई, खादर और भांगड़। अब यहाँ पे बात करें भाबर की, तो भाबर एक तरह का लैंडफॉर्म्स हो कह सकते हैं। जैसे ही क्या होता है कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक से नदियाँ निकलती हैं, और अब जब लैंड की तरफ आती हैं, जैसे ही शिवालिक खत्म हो जाता है, अब जब लैंड की तरफ आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत जो बड़े बड़े रॉक के बोल्डर्स होंगे, बड़े बड़े पत्थर हो गए, उनको अपने साथ बहा के लेके आती हैं, और वो बहुत इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि वो उसी की जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े बड़े रॉक्स जो आप देख सकते हैं, ये सब जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और इन्हीं जो लैंड मास है, ये बहुत ही पतली लैंड मास है, 8 से 10 किलोमीटर ही चौड़ी होती है, ये आके वहाँ पे जम जाती, इसी को कहते हैं भाभड़। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का एग्रीकल्चर एक्टिविटी ये सब नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़े बड़े रॉक्स हैं, और इतने बड़े बड़े रॉक्स होते हैं कि नदियाँ जो है इस रॉक के नीचे आ जाती हैं, और ऊपर से देखने फिर नदी डिसअपियर हो जाती है। तो नदी डिसअपियर रियल में नहीं होती है, इस रॉक के बीच से फ्लो होती है। तो इस जोन में बहुत बड़े बड़े हेवी रॉक्स और बोल्डर का डिपोजिशन होता है, जिसको भाभर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो चौड़ाई है वो 8 से 10 किलोमीटर रहेगा, पैरेलल टू शिवालिक फुट हिल। शिवालिक जैसे ही स्टार्ट होगा उसके फुट हिल में, उसके जो यहाँ से स्टार्टिंग है उसी के पास में ये चीज़ मिलेगा हमें। भाभर से अगर और थोड़ा साउथ में आएंगे तो हमें मिलेगा तराई रीजन। तराई रीजन में क्या होता है कि ये 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी है, साउथ ऑफ भाभर मिलेगा। और जो भी रिवर जो डिसअपियर हुई थी भाभर वाले जोन में, यहाँ पे मतलब तराई वाला रीजन में आके वापस से री इमर्ज हो जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा री इमर्ज होने के बाद इसका कोई प्रॉपर चैनल नहीं रहेगा, इन प्रॉपर चैनल में कोई पार्टिकुलर इसका एरिया मार्किंग नहीं रहेगा कि इसी एरिया से रिवर फ्लो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि रैंडम तरीके से यहाँ पे रिवर्स फ्लोट होती है, और यहाँ पे मार्सी लैंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब दलदली जगह का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि कुछ खास वैरायटी के चीज़ों की खेती के लिए, जैसे कि मखाने की खेती होगी, कमल की खेती होगी, ये सब दलदली चीज़ में जो चीज़ होती है वो सब के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए। कुछ पार्टिकुलर चीज़, सब चीज़ नहीं हो पाती, कुछ पार्टिकुलर चीज़ें होती है, इसको तराई रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे नेचुरल जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे और ये सब बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है। तराई रीजन के बाद बात करें तो भांगड़ और खादर रीजन की, जो अलुविया प्लेन आ जाता है, तो भांगड़ और खादर को समझते हैं। तो उसको समझने पहले जैसे हिमालय, इस फिगर पे ध्यान दीजिए, तो हिमालय का हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो शिवालिक रेंज हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे भाभड़ आए, बड़े बड़े बोल्डर्स रहेंगे। उसके बाद जो अनकॉन्सोलेटेड पार्ट रहेंगे जहाँ पे रिवर रीअपियर हो जाती है, भाभड़ में तो डिसअपियर हो जाती है, तराई रीजन आ जाता है, तराई रीजन में रीअपियर होती है, यहाँ पे मार्सी लैंड हो गया। उसका क्या होता है, रिवर फ्लो होती रहती है। इसके बाद तराई से आगे बढ़ने पर रिवर फ्लो होती है। रिवर का जो एरिया है, जिस एरिया से जिस पाथ पे रिवर बह रही है, उसके अगल बगल का जो पार्टिकुलर एरिया, उसके रेंज का जो एरिया है, वहाँ पे फ्लड जोन हो जाता है। जो बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे फ्लड जाता है, तो उस जहाँ पे फ्लड जोन आता है वहाँ पे क्या होता है कि हर बार वहाँ पे रिवर नई मिट्टी को रिप्लेस करते रहती है, नई मिट्टी का डिपोजिशन करते हैं। जो फ्रेश मिट्टी आई हिमालय की तरफ से, उसका क्ले का और रॉक्स का उसका डिपोजिट करते रहती है। तो उस जोन को कहेंगे खादर जोन। और कुछ ऐसे जोन थोड़ा उस खादर जोन से ज़्यादा दूर के, रिवर बेड से काफ़ी ज़्यादा दूर की जो एरिया है, जहाँ पे एलुविया सॉइल ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हर साल रिप्लेस नहीं होती, वो थोड़ा सा परमानेंट है, तो उसको भांगड़ रॉक कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। भांगड़ भाभड़ से अलग है। भाभड़ मतलब हो गया कि जहाँ पे बोल्डर्स रहेंगे, शिवालिक के फुट हिल से मिलेगा। उसके बाद आता है तराई रीजन, जहाँ पे मार्सी लैंड हो गया। उसका रिवर वैली जो रहेगा, मतलब रिवर का जो पाथ है जहाँ से रिवर फ्लो, उसके अगल बगल जो मिलेगा जो लैंड, उसको कहेंगे खादड़। और उसके बाद जो मिलेगा उसको कहेंगे भांगड़। तो खादर यहाँ पे न्यू हो गया, न्यू एलुविया सॉइल, और भांगड़ हो गया ओल्ड एलुविया सॉइल। तो ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन का ये पूरा फिजियोग्राफी है, इसी तरह से पूरा मिलता है यहाँ पे। और भी फीचर्स देख लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन में। तो यहाँ पे इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। इरोजनल डिपोजिशनल का मतलब हो गया कि कहीं पे ऐसे लैंडफॉर्म मिलेंगे जो कि इरोजन हो गए, कट रहे हैं।
कटने वाले लैंडफॉर्म जो कटते जा रहे हैं, इरोड होते जा रहे हैं। और जब कहीं मिट्टी काटेगी रिवर्स के द्वारा, मेनली होता है यहाँ पे, तो रिवर्स के द्वारा कहीं पे मिट्टी काटी जाएगी या फिर क्ले काटी जाएगी तो वो कहीं पे कहीं जाके डिपॉजिट भी होगा, तो डिपोजिशनल प्लेन भी मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे अगर लैंडफॉर्म्स की अगर यहाँ पे बात करें तो सैंड बार्स मिलेंगे, मिएंडर्स मिलेंगे, ऑक्सबो लेक्स मिलेंगे, बेडेड चैनल्स मिलेंगे। तो सैंड बार्स हो गया कि अगर रिवर फ्लो कर रही है, इस तरह का अगर रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे जो सैंड की जो टाले लग जाती है उसको सैंड बार्स कर देंगे। मिएंडर फॉर्मेशन हो गया कि जो रिवर जो इसी तरह से टर्न करती है, इस तरह से जो यू शेप में, इस तरह से घूमती, एस शेप में, सांप के आकार में शेप में जो रिवर्स फ्लो करती है, तो ये जो कर्विंग हो रहा है इसको कहते हैं मिएंडर्स, ठीक है। और यहीं से अगर रिवर जैसे इस तरह से फ्लो करते हुए रिवर का पाथ था, लेकिन यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हो गया रिवर के द्वारा, तो यहाँ से इन्होंने पाथ चेंज कर दिया, पाथ चेंज करके वापस यहाँ पे आके जुड़ गए। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट ये कट गया, ठीक है। तो ये जो कट गया इसको कहेंगे ऑक्सबो क्ले। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर इस तरह से फ्लो हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से ये पाथ में, पहले पाथ में फ्लो हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अब कुछ डिपोजिशन हो गया जिसके कारण रिवर ने अपना पाथ चेंज कर दिया और ये इस साइड से मूव कर रही है। तो ये जो पार्ट बन गया इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो के शेप में है तो ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे ब्रेडेड चैनल की। तो ब्रेडेड चैनल देख सकते हैं रिवर काफ़ी मैच्योर स्टेट में हो जाती है, जैसे लगभग रिवर फ्लो होते होते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से फ्लो होते होते यूपी और बिहार क्रॉस करते हुए जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे हमको मिलेगा ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल क्या हो गया कि रिवर का जो विड्थ है वो काफ़ी चौड़ा हो गया, देख सकते हैं आप, काफ़ी चौड़ा है, और इसमें बीच में आप देख सकते हैं पतली पतली चैनल्स बने, कहीं पे बीच में डिपोजिशन हो गया। तो ये कोई आइलैंड नहीं है, बस डिपोजिशन हुआ, ये इरोजन होते रहता है, यहाँ पे डिपोजिशन भी होगा, इरोजन भी होगा। तो ये जो पतले पतले चैनल्स में रिवर बढ़ जाती है। रिवर का पूरा पाथ इतना चौड़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें बीच बीच में पतले पतले चैनल्स भी बन जाती है, तो इसी को कहते हैं ब्रेडेड चैनल। और अगर ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात करें तो वो रिवर इतनी बड़ी है कि उसके बीच बीच में आइलैंड भी बन जाते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, उसको रिवराइन आइलैंड का, रिवर के बीच में जो आइलैंड रहेगा तो रिवर, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्रा पे है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड किस नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। तो वहाँ पे आइलैंड मिलेंगे, सैंड बार्स, ये सब ब्रह्मपुत्रा प्लेन पे मिलेंगे। और अगर आगे बढ़ें तो डेल्टा फॉर्मेशन किया जाता है इन रिवर्स के, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलके यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश का, यहाँ पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला पार्ट में यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, दो रिवर्स के द्वारा मिलकर यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। और डेल्टा फॉर्मेशन साथ साथ ये जो डेल्टा होती है लगभग 50 से 150 मीटर एबव होती है सी लेवल की। और जो प्लेन्स यहाँ पे जो बनते हैं ये वेरी फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, कई तरह का यहाँ पे वेजिटेशन, आप सब ये अनाज सब्जी कुछ भी उगा सकते हैं इस एरिया में। और इसके साथ साथ यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन को भी ये सपोर्ट करता है। ये आप सैटेलाइट मैप देख सकते हैं, गंगा रिवर और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर का यहाँ पे फॉर्मेशन है, और ये पूरा जो इमेज है वो सुंदरबन डेल्टा का इमेज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन को भी खत्म कर लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स को भी खत्म कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। तो अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोग डिटेल में देखेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इरेगुलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के रूप में है ये, जिसका इलावेशन मतलब कि जो समुद्र लेवल से जो हाइट है वो 600 से 900 मीटर इसकी हाइट होती है। अब इसका जो नॉर्दर्न जो टिप पॉइंट है, जो आखिरी एंडिंग पॉइंट है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो दिल्ली रिज इसका नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट है। तो दिल्ली रिज लगभग दिल्ली का ही लोकेशन, अरावली का ही एक्सटेंशन है, यहाँ पे आ जाता है दिल्ली रिज, ठीक है, दिल्ली के आसपास पकड़ सकते हैं। तो ये दिल्ली रिज इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का एक्सटेंशन हो गया। वहीं अगर राजमहल हिल्स की बात करें तो ये ईस्टर्न एक्सटेंशन हो गया। राजमहल हिल्स का लोकेशन छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो ये नॉर्दर्न मोस्ट जो एक्सटेंशन है यहाँ पे पड़ता है राजमहल हिल्स। तो यहाँ पे दिल्ली रिज हो गया, यहाँ पे राजमहल हिल्स हो गया। तो ये दोनों टिप पॉइंट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। उसके बाद बात करेंगे गिर रेंज इन वेस्ट। तो यहाँ पे गिर रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी यहाँ पे गिर रेंज, ये गुजरात में पड़ जाता है। तो ये इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया जो इसका एक्सटेंशन है सबसे। तो यहाँ पे दिल्ली रिज, यहाँ पे गिर रेंज और यहाँ पे राजमहल हिल्स, तो यहाँ पे हो गया। और एकदम साउथ में अगर चले जाएंगे तो हमें मिलेगा कार्डमम हिल, ठीक है, और एकदम साउथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डमम हिल, ये वाला इसका जो हिल्स है, ये कार्डमन हिल्स के नाम से जाना जाता है। और ये इसका एकदम सदर्न पार्ट है। तो ये पूरा जो एक तरह से ट्रायंगल जो है, तो ये जो बन जा रहा है इरेगुलर ट्रायंगल जो बन रहा है, इसको ही कहते हैं पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसका चारों टिप भी हमने देख लिया यहाँ पे।
अब इसमें सीरीज ऑफ प्लेट्यू है, बहुत सारे यहाँ पे प्लेट्यू मिलेंगे आपको। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू और कर्नाटक प्लेट्यू। एक बार बड़े मैप में हम सबका इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो ये पूरा इंडिया का मैप है। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो हजारीबाग प्लेट्यू आप देख सकते हैं, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारीबाग प्लेट्यू हो गया। वहीं अगर बात करें तो रांची प्लेट्यू, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जो कि पेनिनसुलर वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो रांची, हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू हमने देख लिया। उसका अगर हम बात करें तो मालवा प्लेट्यू का, तो ये मध्य प्रदेश और ये थोड़ा सा राजस्थान वाला इलाका का बीच में पड़ता है, ये मालवा प्लेट्यू हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका बात करें अगर सदर्न साइड में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कर्नाटक में है, पूरा पड़ जाता है कर्नाटक प्लेट्यू। और साउथ में जाएंगे तमिलनाडु के आसपास, यहाँ पे पड़ जाएगा आपका कोयम्बटूर प्लेट्यू। तो ये सारे इसके मेजर प्लेट्यूज हैं। अब अगर हम लोग जनरल इलावेशन की बात करें तो इसकी जो स्लोप है वो किस तरफ से है, तो वेस्ट टू ईस्ट है। तो इस जो पूरा जो है इसका जो स्लोप है ये वेस्ट टू ईस्ट मिलेगा। कैसे, अगर इसको भूल जाए किस तरह से, तो जितने भी रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करती है। तो इसका रीजन भी होगा कि क्यों पेनिनसुलर की प्लेट्यू मोस्ट ऑफ द रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। तो इसका इलावेशन जो है, जो प्लेट्यू की जो हाइट है वो वेस्टर्न साइड में ज़्यादा है और ईस्टर्न साइड में कम है, इसलिए सारी रिवर्स में वेस्ट टू ईस्ट बहती है। ठीक है। और फिजियोग्राफी की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन यहाँ पे मिलेगा, रिफ्ट वैली भी मिलेगा, बेरी रॉक स्ट्रक्चर भी मिलेगा यहाँ पे। ब्लॉक माउंटेन हो गया कि जो दो रिफ्ट वैली के बीच में हो गया, जैसे सतपुरा रेंज जो है ये एक ब्लॉक माउंटेन हो गया। रिफ्ट वैली हो गया तो नर्मदा और जो ताप्ती रिवर बहती है ये रिफ्ट वैली में बहती है। जो यहाँ पे लैंडमास टूट रहा था लेकिन अभी तक टूटा नहीं है, एक रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे दो जो लैंडमास है वो पूरे टूटते हैं बीच से, तो रिफ्ट वैली भी हो गया। और बेरी रॉक स्ट्रक्चर, अगर बेरी रॉक स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी मतलब वेजिटेशन नहीं होगा, साली रॉक, अगर बेयर रॉक पड़ा हुआ है। तो उस तरह का छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी और कुछ कर्नाटक प्लेट्यू में ये सब जगह हमें देखने को मिलेगा। और अगर बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोग सब डिवाइड किया, इसको भी स्टडी करने के लिए आसानी से स्टडी हो पाए, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया दक्कन प्लेट्यू, दूसरा हो गया सेंट्रल हाईलैंड और तीसरा हो गया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो 3 भागों में इसको बांटा गया। अब एक एक करके तीनों भाग हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें दक्कन प्लेट्यू की, तो दक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न घाट वेस्ट में मिलेगा। सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया, आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट में और ईस्टर्न घाट ईस्ट में। ठीक है, ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सतपुरा रेंज, ये आप देख सतपुरा रेंज, उसके बाद मैकाल रेंज और उसके बाद आ जाता है महादेव हिल्स, यहाँ पे इसका लोकेशन है। तो ये जो पूरा जो दक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट हो गया सदर्न पार्ट, इसको कहेंगे, ये जो पेनिनसुलर पार्ट का जो सदर्न पार्ट हो गया उसको कहेंगे दक्कन प्लेट्यू। अब दक्कन प्लेट्यू में ही हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया और जो बाकी रेंज हो गया सतपुरा, उसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र रीजन में। तो महाराष्ट्र रीजन जो ये वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ पे इसको सह्याद्री नाम से जाना जाता है। वहीं अगर कर्नाटक में और तमिलनाडु में बात करें यहाँ पे, तो इसको नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है और अन्नामलाई हिल और कार्डोमन हिल्स के नाम से जाना जाता है यहाँ पे केरल में। तो है पूरा वेस्टर्न घाट, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो यहाँ पे जो रेंज है उसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि सह्याद्री नाम दिया गया है महाराष्ट्र में, नीलगिरी नाम दिया गया है कर्नाटक और तमिलनाडु वाला रेंज में, और वहीं अगर बात करें केरल में तो अन्नामलाई और कार्डोमन हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। वेस्टर्न घाट की अगर और भी बात करें तो इसका जो इलावेशन हाइट है वो हाइयर है, बाकी जगह से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हाइयर है। पूरा जो सदर्न प्लेट्यू है पूरा में ही सबसे हाइयर है। और इसकी जो एवरेज इलावेशन, एवरेज जो हाइट है वो लगभग 1500 मीटर हाइट है, 1.5 किलोमीटर की हाइट है इसकी, काफ़ी ज़्यादा हाइट है। और इसकी जो हाइट है वो अगर नॉर्थ से साउथ की ओर हम लोग अगर ट्रैवल करें तो ये साउथ में बढ़ते जाती है, मतलब साउदर्न पार्ट में ज़्यादा हाइयर है, नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ा कम हाइयर है। अन्नामुडी 2695 मीटर हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक है। पूरे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक तो हो गई कंचनजंगा जो कि हिमालय में स्थित है, ग्रेटर हिमालय में। लेकिन अगर हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक अन्नामुडी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है और ये अन्नामलाई हिल्स पे स्थित है। पीक का नाम, जो चोटी है उसका नाम हो गया अन्नामुडी और जो हिल्स है, पर्टिकुलर जो हिल्स है उसका नाम हो गया अन्नामलाई हिल्स। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, अन्नामुडी पार्टिकुलर पीक का नाम हो गया और अन्नामलाई हिल्स पूरे हिल्स का नाम हो गया। सेकंड हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है जो कि 2637 मीटर है, वो नीलगिरी हिल्स पे स्थित है।
और यहीं से जो वेस्टर्न घाट, यहीं से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से, जो कि फ्लो होके जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो महानदी तो ये रिवर हो गई, उसका गोदावरी रिवर हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, और यहाँ पे कावेरी रिवर, और भी बहुत सारी रिवर है यहाँ पे। तो मेजर रिवर्स ये 3 है। अब हम लोग ईस्टर्न घाट की बात करें। वेस्टर्न घाट तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग ईस्टर्न घाट की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस रेंज है, और इसकी जो हिल्स की जो हाइट है, ये तो पहले शुरुआत में ही बताया था, डेनुडेटेड है, मतलब कि इरोडेड हिल है, रेसिडुअल हिल है। तो इसकी हाइट काफ़ी कम है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, और ये काफ़ी सारे रिवर्स के कारण इसमें इरोजन हो चुका है। जैसे कि इंपॉर्टेंट रेंज जवादई हिल्स, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, महेंद्रगिरी, सबका लोकेशन मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। ये सारे हिल्स जो है वो रेसिडुअल माउंटेन में आते हैं। तो सेम है यहाँ पे, अगर साउथ से बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा जादई हिल्स, उसके बाद पालकोंडा, उसका नल्ला मल्ला, और उसका बाद यहाँ पे उड़ीसा में मिलेगा हमें यहाँ पे महेंद्रगिरी हिल्स। और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो ये दोनों आके नीलगिरी हिल्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर्नाटक और जो थोड़ा सा केरल वाला जो टॉप का जो पार्ट होता है, यहाँ पे आके मिलती है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। तो इसका जो जंक्शन है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे आके मिलती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें आंसर लिखना है नीलगिरी हिल्स। तो हम लोगों ने सदर्न पार्ट में दक्कन प्लेट्यू को तो देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड की। तो एक पार्ट दक्कन प्लेट्यू हो गया, अब जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पे आएगा। इसका हम लोग पहले लोकेशन देख लेते हैं। अरावली हिल्स यहाँ पे वेस्ट हो गया, इसके ईस्टर्न साइड में जो प्लेट्यू वाला पार्ट हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे सतपुरा हिल्स के, जो हम लोग साउथ में गए थे तो हमें दक्कन प्लेट्यू मिलेगा। अब यहाँ पे सतपुरा हिल्स के नॉर्दर्न साइड, मतलब अरावली हिल्स एक साइड से सतपुरा है। और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कि जो गंगा यमुना का जो रिवर का जो बॉर्डर है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया, ये छोटा प्लेट्यू लेके ये पूरा पार्ट आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड में। क्लासिक एग्जांपल है रेलिक्ट माउंटेन का। रेलिक्ट माउंटेन हो गया कि जो डेनुडेटेड माउंटेन होता है वो हाईली डेनुडेटेड है, मतलब इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस रेंज है, रेंज भी प्रॉपर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस रेंज है। इसका जो एक्सटेंशन बोला जाता है, तो जैसलमेर वेस्ट में भी है, तो जैसलमेर यहाँ पे जो पड़ता है, इसका यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। लेकिन ये काफ़ी सैंड ड्यून्स से, सैंड रिजेस से ये ढक चुका है, और जो नीचे वाला जो बेडरॉक वाला जो फॉर्मेशन है वो इसका पार्ट है। सैंड ड्यून्स भी मिलते हैं, जिसको बाराचंद बोला जाता है यहाँ पे राजस्थान में। और जो ये जो रीज़न है, ये मेटामॉर्फिक चेंज और जियोलॉजिकल हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है, और इसमें काफ़ी मेटामॉर्फिक चेंजेस आए हैं, जिसके कारण यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक मिलते हैं इस वाले रीजन में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, जेनेसिस हो गया, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे मिलते हैं। इसका अगर स्लोप देखा जाए तो यहाँ पे जो दक्कन प्लेट्यू का स्लोप तो ईस्टर्न साइड था, और अगर इसका स्लोप देखा जाए, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड का, इसका अगर हम लोग स्लोप देखें तो इसका स्लोप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है लगभग। तो रिवर का भी आप जो पाथ है वो भी देख सकते हैं, जैसे चंबल रिवर, सब नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, सोन रिवर, ये सारे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में फ्लो होते हैं। तो उससे भी याद रख सकते हैं। तो इसका स्लोप नॉर्दर्न साइड में और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इसका स्लोप है। उसका अगर बात करें बनास, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली इन द वेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं चंबल रिवर की जो ट्रिब्यूटरी होगी बनास रिवर, यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। उसके साथ बात करें तो ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड एंड द राजमहल हिल्स एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर इस ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी में आ जाता है। उसके साथ यहाँ पे टिप पे देखें तो यहाँ पे राजमहल हिल्स हो जाता है। तो ये सब भी सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। अब हम लोग तीसरी बात करें तीसरी पार्ट की, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की। तो नॉर्थ ईस्टर्न में भी कुछ प्लेट्यू है। हुआ यूं था कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये वाला जोन जो यहाँ पे देख रहे हैं, मालदा वाला जोन, वेस्ट बंगाल वाला जो जोन है यहाँ पे, मतलब छोटा नागपुर और राजमहल हिल्स का जो ईस्टर्न पार्ट, और यहाँ पे जो मेघालय प्लेट्यू है उसका वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया जिसको मालदा फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो लोकेशन है वो तो मैंने बताया, राजमहल हिल्स और मेघालय हिल्स के बीच में आ जाता है। तो ये जो डिप्रेशन जो क्रिएट हो गया, ये बाद में तो रिवर्स के द्वारा जो डिपोजिशन हुआ उसके द्वारा भर गया, लेकिन जो ये वाला जो पार्ट है, गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय प्लेट्यू में, और कार्बी आंगलोंग, यहाँ वाला पार्ट असम में जो पड़ता है, ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तो मेघालय में तो 3 मेजर हिल्स पड़ती है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, तीनों ट्राइब्स के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे गारो ट्राइब्स मिलते हैं, यहाँ पे खासी ट्राइब मिलते हैं, और यहाँ पे जैंतिया ट्राइब्स मिलते हैं। तो मेघालय वाला पार्ट भी पेनिनसुलर पार्ट का ही पार्ट हो गया। और यहाँ पे असम में 2 हमें डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, कार्बी और एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोनों में भी जो हिल्स है वो इसी का ही पार्ट है।
तो यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू देखा, और इसके साथ हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की बात करें तो ये भी मिनरल रिच है। कोल्स, आयरन, सिलेमाइट, लाइमस्टोन और यूरेनियम, ये सब का डिपॉजिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। इतना रेनफॉल होता है कि यहाँ पे ये इस तरह का माइनिंग करना अभी के लिए संभव नहीं है, या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे बात करें तो चेरापूंजी मिलता है, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश यहीं पे होती है, और इतना बारिश होती है कि कुछ कुछ परमानेंट वेजिटेशन कवर नहीं है इतनी ज़्यादा बारिश के कारण, और कुछ कुछ बियर रॉक भी यहाँ पे मिल जाते हैं चेरापूंजी में। तो यहाँ पे हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट भी हम लोग खत्म कर लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इंडियन डेजर्ट की तरफ। तो इंडियन डेजर्ट अब हम लोग देखने जाएंगे। तो इंडियन डेजर्ट की बात करें तो अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में हमें मिलेगा थार डेजर्ट, जिसको इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी लो होगी और एरिड टाइप का क्लाइमेट रहेगा, वेजिटेशन कवर भी ना के बराबर रहता है। इसको मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के जो वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पे हमें मिलेगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ड्यूरिंग मेसोजिक एरा में क्या हुआ कि जब ये वाला जो पार्ट है, जब इंडिया जो मूव कर रहा था नॉर्थवन साइड में यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले, ये वाला जो राजस्थान वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये समुद्र के अंदर डूब गया था कुछ समय के लिए। तो कि इसका एविडेंस भी मिला है कि जो वुड फॉसिल्स मिले हैं यहाँ पे, मेरीन डिपॉजिट्स मिले हैं, जो कि 180 मिलियन से, मतलब कि 18 करोड़ साल पुराने यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स मिले हैं, क्योंकि ये पार्ट समुद्र में डूब गया था। और इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पिकुलियर टाइप का है, जैसे कि मशरूम रॉक मिलेगा यहाँ पे। तो मशरूम रॉक इस तरह का रॉक होता है। क्या होता है कि हमें जो सैंड ड्यून्स जो चलती हैं, हवाएं जो बालू की तरह चलती हैं, तो ये तो पूरा ऐसा था कि पहले ये पूरा रॉक सिस्टम ऐसी तरह था, लेकिन जब बालू जब चला यहाँ पे, तो बालू के कारण जो इरोजन हुआ उसके कारण नीचे वाला पार्ट को ही ये गला दिया, और ऊपर वाला पार्ट ये है। तो इस तरह का फिगर यहाँ पे काफ़ी मिलता है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सैंड ड्यून्स है, सैंड का पूरा ढेर है, ये शिफ्ट होते रहते हैं विंड के साथ साथ। तो ये सब चीज़ यहाँ पे मिलती है। और वहीं इसके अगर स्लोप की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट का जो स्लोप है सिंध की तरफ है। तो नॉर्दर्न पार्ट जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसका स्लोप सिंध की तरफ है, पाकिस्तान में सिंध की तरफ है। और वहीं अगर सदर्न पार्ट की अगर बात करें तो रन ऑफ कच्छ की तरफ इसका स्लोप आता है। वहीं अगर यहाँ पे रिवर्स की अगर बात करें तो इंफेरल रिवर्स यहाँ पे मिलती है, रूनी रिवर। इंफेरल रिवर्स का मतलब ये हो गया कि इसका कोई माउथ नहीं होगा, किसी समुद्र में जाके ये रिवर नहीं मिलेगी, बीच में ही ये खो जाती है रिवर। तो रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो लूनी रिवर इस तरह की एक रिवर है जिसको इंफेरनल रिवर्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लेक्स एंड प्यालाज में मिलेंगे, जो कि बैकिस वाटर है, जो कि मेन सोर्स होते हैं साल्ट ऑफ, जैसे सांभर लेक। यहाँ पे आपको सांभर लेक भी मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये साल्ट वाटर लेक होता है, तो इसमें से आप नमक निकाला जाता है। यहाँ पे काफ़ी नमक का व्यापार यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे हम लोग ने ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स भी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कोस्टल प्लेन की। तो कोस्टल प्लेन, अब जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो पेनिनसुलर पार्ट का पार्ट था, अब वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में यहाँ पे जो प्लेन्स मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्ट में जो मिलेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब एक एक करके देखते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। तो और सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन के कारण ये होगा कि नेचुरल कंडीशन मिल जाएगा पोर्ट्स बनाने के लिए और हार्बर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें पोर्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की अगर बात करें तो कांडला, मजगांव, JNPT नवा सेवा, उसका मारमागांव, मैंगलुरु, कोचीन। तो ये सब हमें लोकेशन आप देख सकते हैं, मैप पे भी दिया हुआ है। तो ये सारे पोर्ट्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। और भी बात करें तो यहाँ पे जो कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जाना जाता है गुजरात में। तो इसका जो नामांकन है तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग नाम है। तो जो गुजरात वाला जो पोस्ट है तो यहाँ पे इसको कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जाना जाता है। उसका जो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है यहाँ पे तो उसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। उसका जो गोवा वाला जो पार्ट है, गोवा और कर्नाटक वाला, इसको गोवन कोस्ट के नाम से जाना जाता है या कैनरा कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और उसका जो केरल वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है केरल में। यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता रिवर्स के ज़्यादा। तो यहाँ पे तो रिवर है नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ रिवर है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है तो यहाँ पे जो वेस्ट साइड में जो रिवर फ्लो होती है इससे, अगर हम साउथ में जाएं यहाँ पे तो काफ़ी सारी छोटी छोटी रिवर्स कई ठो मिलेगी। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड में जो रिवर फ्लो होती है यहाँ पे
डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हम लोग देखा है ईस्टर्न साइड की जितना रिवर्स है वो डेल्टा फॉर्मेशन करती है, यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है। वहीं अगर मलाबार कोस्ट की बात करें जो कि केरल में पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कयाल्स मिलेंगे, बैक वाटर जिसको कहा जाता है, विच इज यूज्ड फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन एंड फॉर टूरिस्ट एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे तो यहाँ पे लेक्स मिलेंगे, ठीक है, और लेक्स को इन्होंने इंटरकनेक्टेड कर दिया है, तो यहाँ पे आराम से ट्रैवल, टूरिस्ट एक्सट्रैक्शन के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये सब के लिए यूज़ यहाँ पे किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली बोट रेस एक होता है जो कि इसी रीजन में होता है, जिसको उन्नमदा केयाल इन केरल यहाँ पे होता है। तो इसमें फेमस है, इस तरह का जो बोट रेस होता है, लॉन्ग सा बोट रेस होता है और उसमें बहुत सारे लोग एक साथ चलाते रहते हैं। तो ये इसी जोन में होता है, इसी केयाल्स में होता है। और बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हम लोग देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमें काफ़ी चौड़ी कोस्ट प्लेन मिलेगी कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और यहाँ पे, और ये इमर्जेंट कोस्टल है। तो इमर्जेंट कोस्ट के होने के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट कम मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग कोस्ट का भी अलग नाम है। जैसे अगर हम लोग तमिलनाडु कोस्ट की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं उड़ीसा कोस्ट की अगर बात करें तो उत्कल कोस्ट या फिर नॉर्दर्न सिकार कोस्ट, वेस्ट बंगाल वाला कोस्ट को, इसको नॉर्दर्न सिकार कोस्ट बोला जाता है। और यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट में जो आगे जो शेल्फ होती है यहाँ पे, तो लगभग 500 किलोमीटर तक यहाँ पे एक्सटेंड करती है समुद्र के नीचे में यहाँ पे। तो इसके कारण यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें यहाँ पे, और इसका जो कोस्टल प्लेन का जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, खासकर राइस के खेती के लिए बहुत ही सूटेबल जगह होती है। तो यहाँ पे हमने कोस्टल प्लेन्स को भी ख़त्म कर लिया। अब हम लोग जल्दी से आइलैंड्स भी देख लेते हैं। तो आइलैंड्स में हम लोग देखेंगे तो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलेंगे। एक बे ऑफ बंगाल में मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड, और वहीं अरेबियन सी में हमें मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड को बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड में हमें कुछ आइलैंड जो मेजर आइलैंड है, जो उसको नाम पहले हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्दर्न अंडमान, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेजर आइलैंड होगा नॉर्दर्न अंडमान। उसके बाद यहाँ पे बात करें मिडिल अंडमान, और उसके बाद बात करेंगे सदर्न अंडमान। तो नॉर्थ, मिडिल, साउथ अंडमान, इस तरह से याद कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे आइलैंड है, उसके बाद मिलेगा हमें लिटिल अंडमान। तो अंडमान में हम मेजर 4 आइलैंड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद अगर हम लोग निकोबार में चलेंगे तो यहाँ पे भी मेजर 3 आइलैंड है। कार निकोबार आइलैंड जो सबसे नॉर्थ में पड़ेगा, उसके बाद अगर आप साउथ में जाएंगे तो लिटिल निकोबार, और सबसे साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा ग्रेटर निकोबार। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार, तो यहाँ पे ये 3 इसके मेजर आइलैंड। और भी बहुत सारे आइलैंड है, कहने को तो 572 आइलैंड और आइसलेट है, लेकिन मेजर आइलैंड की अगर बात करें तो अंडमान में 4 मेजर आइलैंड है और निकोबार में 3 मेजर आइलैंड है। और जो इसका पूरा का जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार का, तो वो पोर्ट ब्लेयर होगा, जो कि साउथ अंडमान के ईस्टर्न वाले पार्ट में अंडमान सी पड़ता है, यहाँ पे ये हमें मिलेगा। आइलैंड के साथ साथ यहाँ पे कुछ आइसलेट भी पड़ते हैं। आइसलेट का मतलब होगा कि बहुत ही छोटे साइज के जो आइलैंड होगा उसको आइसलेट बोला जाता है, जैसे रिक्टर आर्कीपेलागो और लेब्रंथ आइलैंड। तो रिक्टर आर्कीपेलागो का यहाँ पे दिया हुआ है लोकेशन, यहाँ पे रिक्टर आर्कीपेलागो, और उसी के पास यहाँ पे मिलेगा हमें लेब्रंथ आइलैंड। तो यहाँ पे आइसलेट भी मिलेगा। और इसके बाद ये बिलीव किया जाता है ये सब जो आइलैंड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये समुद्र के नीचे जो अर्कायोमा, जो म्यांमार में जो माउंटेन रेंज है, वो उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे जो ये सबमर्ज माउंटेन है, यह काफ़ी लो हाइट की माउंटेन है, और जो उसका जो पीक दिखता है, वो जो आइलैंड दिखता है, वो उस माउंटेन का पीक है एक तरह से। तो ये पूरा जो माउंटेन है वो सबमरीन माउंटेन है, मतलब कि पानी के अंदर डूबा हुआ माउंटेन है। जो ऊपर का पीक है वो इसमें दिखता है। और यहीं पे अगर बात करें तो कुछ जो आइलैंड है यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन है। इंडिया का जो इकलौता जो एक्टिव वॉल्केनो है वो बैरन आइलैंड पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान जो आइलैंड है उसके ईस्टर्न साइड में यहाँ पे पड़ता है। ये एकलौता इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। और यहाँ पे साथ साथ इस सब के साथ साथ कोरल डिपॉजिट भी यहाँ पे होता है, और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलता है। और वहीं अगर बात करें अंडमान और निकोबार, तो इसको 20 से डिवीजन करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का मतलब हो गया यहाँ पे लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ से क्रॉस करती है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया 10 डिग्री चैनल, जो कि नॉर्थ अंडमान और निकोबार आइलैंड को बीच से डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब ये बॉर्डर बनाता है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पीक
की बात करें अंडमान और निकोबार आइलैंड की, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में मिलता है, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, 738 मीटर की हाइट है इसकी। उसका माउंट डियावोलो माउंटेन जो कि मिडिल अंडमान में है, माउंट कोयबो साउथ अंडमान में है, माउंट थुएलर जो कि ग्रेटर निकोबार में। तो ये सारे यहाँ पे माउंटेन रेंज है, एक बार इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। अब बात करेंगे लक्षद्वीप और मिनिको आइलैंड की। तो लक्षद्वीप आइलैंड की पूरा बाद में अब डिटेल देख। ये जो पूरा आइलैंड है 280 से 480 किलोमीटर केरल के ऑफ कोस्ट है, मतलब कि जो केरल कोस्ट है, मलाबार कोस्ट, वहां से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 280 से 480 किलोमीटर की दूरी पे ये चीज बसा हुआ है। जितने भी आइलैंड है यहाँ पे, इस सारे के सारे कोरल डिपोजिट के आइलैंड है। कोरल डिपोजिट यहाँ पे हो गया और काफी बड़े मात्रा में हुआ था और ये आइलैंड का रूप ले लिया। यहाँ पे कुल मिला के 36 आइलैंड है, जिसमें 11 पे लोग बसते हैं। रिजर्व कर दिया गया है एनिमल्स के लिए और जो यहाँ पे जो छोटे मोटे जीव जंतु रहते हैं वो सब के लिए, लेकिन 11 पे आदमी लोग रहते हैं। उसके साथ बात करें तो मिनिकॉय आइलैंड की। तो मिनिकॉय आइलैंड सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, एरिया इसका 453 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिकॉय आइलैंड का लोकेशन यहाँ पे थोड़ा अलग है बाकी सबसे। और जो इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसको भी 10 डिग्री चैनल के द्वारा डिवाइड किया जाता है, जो कि अगर बात करें यहाँ पे 10 डिग्री चैनल यहाँ से फ्लो हो जाता है। और अमीनी आइलैंड ग्रुप है, और साउथ में अगर देखेंगे तो कैनालोर आइलैंड ग्रुप है। तो अमीनी आइलैंड ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल के नॉर्दर्न साइड, और बाकी सारे जो कैनालोर आइलैंड है वो इसके सदर्न साइड में यहाँ पे मिलेंगे हमें, ठीक है। और यहाँ पे 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल भी होता है। तो एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसी सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये जो जितने सारे लक्षद्वीप के आइलैंड है वो, और मिनिको आइलैंड जो इनके सबसे लार्जेस्ट आइलैंड, इनके बीच में जो चैनल है उसको कहेंगे 9 डिग्री चैनल, क्योंकि यहाँ पे 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ से क्रॉस करती है। उसके बाद मिनिको आइलैंड के और साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करती है उसको 8 डिग्री चैनल कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ नाम 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे इसका पूरा इलाका खत्म हो जाता है लक्षद्वीप का, लास्ट आइलैंड इसका मिनिको आइलैंड ही पड़ता है। लेकिन 8 डिग्री चैनल के बाद एक दूसरी कंट्री पड़ती है। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ पे कौन सी कंट्री पड़ती है। पहला ऑप्शन है आपका श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है मॉरिशस, या फिर तीसरा ऑप्शन है मालदीव। तो इस तीनों में से कौन सी कंट्री 8 डिग्री चैनल के बाद पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे सारा पूरा चैप्टर का सारा हम लोग देख लिया। अब कुछ यहाँ पे जो लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हम लोग एक करके देख लेते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन दिया, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय डू वी फाउंड करेवा फॉर्मेशन। तो करेवा फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। सही आंसर आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना मैं सही आंसर तो यहाँ बता ही दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर कश्मीर हिमालय हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकताल लेक सिचुएटेड। तो लोकताल लेक किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। विच ऑफ द वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है, एकदम सेम यही पूछ चुका है कि 10 डिग्री चैनल किस दोनों या अंडमान निकोबार के बीच से कौन सा चैनल फ्लो करता है, तो 10 डिग्री चैनल होता है। ये सेम क्वेश्चन पूछा था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रेंज इज डोडा बेटा पीक सिचुएटेड। डोडा बेटा पीक किस रेंज पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। तो कैसा लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।